जियान वो हीरो है जिसने दूसरी दुनिया में जाकर डेमन किंग को हरा दिया था। दरअसल उसे एक देवी ने समन किया था ताकि वो उसकी तबाह होती दुनिया को बचा सके। अब जब उसने अपना काम पूरा कर लिया है, देवी उसे उसके ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस भेजने को तैयार है। सबसे क्रेजी बात यह है कि इस रियल में उसने 20 साल बिताए, लेकिन उसकी असली दुनिया में 1 सेकंड भी नहीं बीता। यानी जब वो लौटेगा तो उसी मोमेंट पर वापस जाएगा जब उसे समन किया गया था। पर ट्विस्ट ये है कि जैसे ही वो वापस जाएगा, उसके बीते 20 साल की सारी मेमोरीज मिट जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि देवी उसे बिना इनाम के भेज रही है। जाते जाते वो उसे एक गॉडली पावर का फ्रैगमेंट देती है। हालांकि वो इसके बारे में ज्यादा कुछ क्लियर नहीं बताती, बस थोड़ा मिस्टिकल सा जार्गन बोलती है और फिर बिना कुछ समझाए उसे सीधे उसकी पुरानी दुनिया में धक्का दे देती है। जैसे ही जियान वापस आता है, उसे कुछ याद नहीं होता और उसे लगता है कि बस ये एक नॉर्मल डे है। वो अपना फोन चेक करता है और अपने मैनेजर के दर्जनों मिस्ड कॉल्स और मैसेज देखता है। सड़कों पर ऐसे भागता है जैसे जान पर बनी हो। जल्द ही वो अपने गुस्से से उबलते मैनेजर से टकराता है जो उसकी लेटनेस पर बुरी तरह भड़का हुआ है। जियान के पास कहने को कुछ नहीं, बस सर झुकाकर डांट सुनता है। फिर वो फिर से अपने बोरिंग कॉर्पोरेट जॉब में लौट आता है, पूरी तरह से डिसइल्यूज्ड, जैसे एक और स्लेव सिस्टम में। ये जॉब तो बिल्कुल भी उसकी जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही, खासकर तब जब किराया भी लेट हो रहा है। उसे अब मल्टीपल पार्ट टाइम जॉब्स पकड़ने की जरूरत है ताकि गुजारा हो सके। काश वो थोड़ा पहले ही अवेकेंड हो गया होता। तभी जैसे स्क्रिप्ट के मुताबिक उसके सामने एक सिस्टम विंडो फ्लैश होती है और वो अनलॉक कर लेता है एक यूनिक ट्रेड, वो भी एक ब्रोकन टाइप का, जिसे कहते हैं स्किल मास्टर। हाँ, जियान अब आखिरकार अवेकेंड हो गया है। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो। अवेकेंड लोग जैसे जियान, उन्हें यूजर्स कहा जाता है। पिछले 5 सालों में जैसे किसी फैंटेसी नॉवल से निकली ऑगमेंटेड रियलिटी पूरी दुनिया पर छा गई है। फील्ड्स धरती पर हर जगह पॉप होने लगे हैं और दुनिया अब इनसे मिलने वाले रिसोर्सेज पर चल रही है। यूजर्स को पावर मिलती है इन फील्ड्स को एक्सप्लोर और कंजर करने की। इन फील्ड्स में छोटे मोटे टास्क भी इतने पैसे दिलवा देते हैं कि इंसान आराम से जी सके। इसलिए हर कोई प्रोफेशनली यूजर बनना चाहता है। हाँ, ये रिस्की लाइफ है, मगर रिवॉर्ड्स काफी टेम्पटिंग होते हैं। खतरे से ज्यादा मिठास छुपी होती है, पर हर कोई टॉप पर नहीं पहुंचता। कुछ यूजर्स को स्टार्ट में ही टॉप टियर यूनिक ट्रेट मिल जाते हैं, बाकियों की किस्मत इतनी स्ट्रांग नहीं होती। यूजर्स की इस दुनिया के टॉप पर है मोहम्मद आल, दुनिया का नंबर 1 रैंक्ड यूजर। वो पहला इंसान है जिसने लेवल 70 टच किया है और उसके पास एसएस ग्रेड यूनिक ट्रेट है, ड्रैगन स्पीच। एक दिन मोहम्मद आल ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया। टाइटल इतना इंट्रीगिंग था कि लोग खींचे चले आए। वीडियो में जो दिखा वो ऐसा पावर था जिसे देखकर कोई भी नजरें नहीं हटा सका। हर मैज की ड्रीम होती है ये जादू। जो लोग फैंटेसी नॉवेल्स पढ़ते हैं वो इसे पहचान गए। मीटियोर रेन, एक ऐसा विनाशकारी स्पेल जो सेकंड्स में जिंदगियां मिटा सकता है। जो भी देख रहा था सन्न रह गया। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा जादू रियल में देखा जा सकता है। जो फील्ड मोहम्मद ने तबाह की वो ए ग्रेड थी और यहाँ तक कि लेवल 70 पर भी उसे अकेले क्लियर करना नामुमकिन होता है। मगर उन उल्काओं ने सब कुछ मिटा दिया, यहाँ तक कि ऐसे मॉन्स्टर्स को भी जो एक शहर को तबाह कर सकते थे। पर सबसे बड़ा शॉक वीडियो के एंड में मिला, जब मोहम्मद ने एक ओपन चैलेंज फेंका सभी यूजर्स के लिए। उसने कहा कि जिसने भी इससे ज्यादा स्पेक्टेकुलर मैजिक दिखाया उसे मिलेगा एलिमेंटल रिंग, एक रेयर आर्टिफैक्ट। ये रिंग इकलौती एसएस ग्रेड आर्टिफैक्ट है जो पब्लिकली नोन है और हर यूजर का अल्टीमेट ड्रीम है। एक कैफेटेरिया में 2 यूजर्स इस चैलेंज के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें लगा मोहम्मद ने बहुत ही हाई बार सेट कर दिया है, कोई इसे क्रॉस नहीं कर सकता। लड़की तो सीधा बोल रही थी कि ये पूरा चैलेंज ही एक ट्रैप है। भला किसके पास एसएस ग्रेड ट्रेट होगा, और अगर है भी तो जब तक मोहम्मद खुद उस स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट ना करे, रिंग मिलना नामुमकिन है। जैसा कि साफ था, मोहम्मद ने जो हाई बार सेट किया था उसे देखते हुए वो रिंग देने का कोई इरादा लेकर नहीं आया था। ये तो बस उसका एक फ्लेक्स था। उसका चैलेंज वाला वीडियो आग की तरह फैल गया और हर न्यूज चैनल पर यही सबसे हॉट टॉपिक बन गया। मोहम्मद का चैलेंज ऐसा लग रहा था जैसे कोई नामुमकिन मिशन हो जिसे कोई भी मैच नहीं कर सकता। फिर आता है हमारा बंदा जियान। जैसे ही जियान फील्ड में पहुंचा, उसने कूल अंदाज में बस एक उंगली चटकाई और आकाश से उल्काएं बरसने लगीं। सब कुछ आग में तब्दील हो गया। वो मीटियोर शॉवर इतना डिस्ट्रक्टिव था कि सचमुच हर चीज मिट गई। इतनी तबाही मचाने के बाद जियान ने बस एक थम्स अप दिया, एक साइलेंट थैंक यू मोहम्मद आल को, जिसने उसे इतना अमेजिंग स्किल दिखाया। देखने वाले पूरी तरह शॉक्ड थे। पूरे देश के कीबोर्ड वॉरियर्स कमेंट सेक्शन में टूट पड़े, मोहम्मद की ट्रेजिक डिफीट पर रिएक्ट कर रहे थे और सबके मन में बस एक सवाल था, ये बंदा है कौन? अब थोड़ा और लोअर टाइम, अवेकनिंग और यूनिक ट्रेट्स की दुनिया का। जब कोई यूजर अवेकन होता है तो उसे आमतौर पर एक यूनिक ट्रेट मिलता है। यूनिक ट्रेट असल में किसी खास स्किल की एफिशिएंसी को बूस्ट करता है
जैसे किसी गेम में क्लास चुनना। कुछ फेमस यूनिक ट्रेड्स जो दुनिया को अब तक पता चले हैं, उनमें टॉप पर है ड्रैगन स्पीच, जो एक मेज को ड्रैगन से भी पावरफुल बना देता है। दूसरे नंबर पर है मिरेकल, जो हीलिंग की वो ताकत देता है जिससे मरे हुए तक जिंदा हो सकते हैं। फिर आता है रीजनरेशन, जो किसी को एक ऐसा टैंक बना देता है जो अंग भी वापस उगा सकता है। और फिर है लीथल स्ट्राइक, जो यूजर को एक ऐसा वॉरियर बना देता है जो किसी भी दुश्मन को फिनिश कर सके। लेकिन ट्विस्ट ये है, कहीं भी स्किल मास्टर नाम का कोई ट्रेट मेंशन नहीं है जो जियान को मिला है। जब उसने इंटरनेट पर डीप डाइव की तो इस ट्रेट के बारे में लगभग कुछ नहीं मिला। यूनिक ट्रेट्स को इवेल्युएट करते समय सबसे पहले जो चीज देखी जाती है वो है उसका ग्रेड। आमतौर पर ग्रेड जितना ऊंचा, इफेक्ट्स उतने बेहतर और सब ट्रेट्स उतने ज्यादा। ग्रेड्स एफ से लेकर एसएस तक होते हैं। जियान ने जब अपना ट्रेट चेक किया तो वो था अननोन एक्स ग्रेड। फिर उसने अपने स्टैट्स देखे और फ्रैंकली वो काफी अंडरवेलमिंग थे। नेचुरली वो काफी डिसअपॉइंट हुआ। एक हाई ग्रेड ट्रेड से स्टैट बूस्ट मिलना एक्सपेक्टेड होता है, तो फिर उसके स्टैट्स इतने लो क्यों थे? इतने हाई ग्रेड ट्रेड के साथ ऐसे वीक स्टैट्स तो शायद ही किसी को मिलते हैं। उसने अपने सब ट्रेड्स देखे, अब तक सिर्फ 2 थे। फिर से डिसअपॉइंटमेंट। उसे उम्मीद थी कि कुछ ज्यादा होंगे। अब तक जियान बस कंफ्यूज था, उसके ट्रेड का कोई सॉलिड डेटा नहीं था। लेकिन जल्द ही उसे क्लैरिटी मिलने वाली थी। अगला सिस्टम प्रॉम्प्ट उसे एक ट्यूटोरियल क्वेस्ट देता है, कॉपी अ स्किल। अगर वो इस स्किल को एक्टिवेट करता है तो उसे मिलेंगे ड्वींसी एसपी। लेकिन एक कैच है, कॉपी की गई स्किल मिडनाइट होते ही ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। ये क्वेस्ट पैनल तो काफी अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि किसी की स्किल कॉपी करने के लिए उसे फील्ड में जाकर यूजर्स को एक्शन में देखना होगा। और उसके घटिया स्टैट्स को देखते हुए ये सीधा सुसाइड मिशन जैसा लग रहा था। पर अब उसके पास ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे। उसे कोई स्किल ढूंढनी थी और क्वेस्ट पूरा करना था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक करता है। उसे याद आता है मोहम्मद आल और उसका मीटियोर रेन वाला वीडियो। वो जैसे ही ब्रॉडकास्ट देखता है, सिस्टम उसे उस स्किल की सारी डिटेल्स दिखाने लगता है। और जब सिस्टम उसे स्किल कॉपी करने का ऑप्शन देता है, जियान हैरान रह जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि बस वीडियो देखकर बिना घर से बाहर निकले वो किसी स्किल को कॉपी कर सकता है। और इसी तरह जियान वो ओपन चैलेंज जीत कर सीधे सारे न्यूज चैनलों की हेडलाइन बन गया। जब मोहम्मद ने जियान का चेहरा न्यूज में देखा, वो बस मुस्कुरा दिया। उसकी सेक्रेटरी को हालांकि शक है कि एलिमेंटल रिंग इस तरह किसी को दे देना सही होगा या नहीं, पर मोहम्मद तो रिंग के बारे में ज्यादा सोच भी नहीं रहा था। उसे असली इंटरेस्ट इस बात में था कि जो स्किल उसने कुछ हफ्ते पहले सीखी थी, अब कोई और उसे यूज कर रहा था। सेक्रेटरी ने तर्क दिया कि ऐसे स्किल्स मीटियर रेन जैसे और भी हैं, पर मोहम्मद ने जोर दिया कि ये महज कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्किल जियान ने अभी अभी सीखी है वो सिर्फ एसएस ग्रेड ही नहीं बल्कि नाम तक एग्जैक्ट सेम है। सेक्रेटरी अब भी कन्विंस नहीं थी। उसने पॉइंट आउट किया कि किसी ने अभी तक यह वेरीफाई नहीं किया है कि वो स्किल सच में एसएस ग्रेड है। मुमकिन है कि ये सब एक वेल स्टेज्ड पावर शो हो, लेकिन उसकी बातों से मोहम्मद का मन नहीं बदला। वो पक्का मान रहा था कि वो स्किल कम से कम एसएस ग्रेड है, ऊपर से एक यूनिक ट्रेड के साथ। फिर उसने सजेस्ट किया कि रिंग के साथ एक बिजनेस कार्ड भी दे दिया जाए। उसने कहा कि वो खुद रिंग डिलीवर नहीं करेगा क्योंकि थोड़ी सावधानी जरूरी है। साथ ही उसने ये भी कहा कि वो फ्यूचर में जूयन से फ्रेंडशिप चाहता है और ये मैसेज भी रिंग के साथ पहुंचा दिया जाए। कुछ देर बाद हम पाते हैं कि हमारा बंदा अपने ही अपलोड किए हुए वीडियो को बार बार लूप में देख रहा है, जैसे ये उसकी नई रिलीजन बन गई हो। वीडियो वायरल हो चुका है और बंदा पूरी तरह अपने ही हाइप में खो गया है। वो प्रैक्टिकली अपने फेम में ड्रंक था। उसी दौरान काउंटर पर बैठी एक छोटी बच्ची उसकी अटेंशन के लिए तड़प रही थी, लेकिन भाई साहब इतने जोन्ड आउट थे कि उसे नोटिस भी नहीं किया। आखिरकार उसके पिता का पेशेंस जवाब दे गया। वो आदमी क्लियरली पिस्ड था कि ये पर्टिकुलर कैशियर काम छोड़कर बैठा है। ग्राहकों को निपटाने के बाद जियान अपने कुर्सी पर धम्म से बैठ गया और एक लंबी हारी हुई सांस छोड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने वो चैलेंज जीता, लेकिन रिवॉर्ड में कुछ भी नहीं मिला। एसएस ग्रेड आइटम तो दूर की बात थी। कुछ दिन पहले तक वो बस एक नोबडी था, यूजलेस, इनविजिबल, कुछ भी करने में अक्षम। लेकिन जब से उसने अपना ट्रेट अवेकन किया है, उसमें थोड़ा सेल्फ बिलीफ आने लगा है। काश वो इतना पैसा कमा पाता कि आराम से जिंदगी बिताए। शायद मोहम्मद आल जितना स्ट्रांग बन पाता और पब्लिक की वाहवाही में नहाता। वो अब भी डे ड्रीम कर ही रहा था कि अचानक एक नोटिफिकेशन ने उसे झटका दे दिया। ये एक कमेंट था। मोहम्मद आल खुद उसकी वीडियो के नीचे लिख रहा था। द लेजेंड हिमसेल्फ ने वादा किया कि उसे अपने जीत का असली रिवॉर्ड मिलेगा। इंटरनेट एकदम पागल हो गया। बिग चीज ने आखिरकार पत्ता फेंका और हर कोई उफान में था। खुद जियान को भी यकीन नहीं हो रहा था। कट टू नेक्स्ट सीन। भाई साहब एक लग्जरी कार में सेक्रेटरी के बगल में बिल्कुल स्टिफ बैठे हैं। चेहरा वही पुराना एक्सप्रेशन, आधा शॉक, आधा व्हाट द हेल इज माई लाइफ।
घर लौटकर जियान उस रिंग को देखता रहा। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सिस्टम का कोई ग्लिच। तभी सिस्टम ने रिंग के स्टैट्स डिस्प्ले किए और वो पूरी तरह स्टैक्ड थे। हर एक स्टैट एस टियर लूट बॉक्स लेवल का क्रेजी था। तभी जियान को होश आया, अब गूंगे की तरह बैठने का टाइम नहीं है। ये रिंग उसे फील्ड्स में ट्रेनिंग का असली चांस देती है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसके पास प्रॉपर आर्मर खरीदने के पैसे भी नहीं थे। वीडियो से जो रेवेन्यू आया वो भी तब तक विदड्रॉ नहीं हो सकता जब तक वो अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई ना करे, और वो ऐसा नहीं करना चाहता। तो वो बैठा और दिमाग चलाने लगा। उसने एक लूप होल निकाला। अपनी जान खतरे में डालने की बजाय वो फील्ड्स के बाहर इमरजेंसी हीलिंग सर्विसेज शुरू करेगा। हीलिंग वैसे भी लुक्रेटिव फील्ड है, सिर्फ एंट्रेंस पर ही लोगों को पैचअप करने से लाखों की कमाई हो जाती है। वो घमंडी हंटर्स जो हीलर्स का मजाक उड़ाते हैं, वो भी बिना हीलर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते। जियान ने एक सी ग्रेड हीलिंग स्किल कॉपी की थी जो फ्रैक्चर, अंग कटने और एफ ग्रेड स्टेटस एलिमेंट्स तक हील कर सकती थी। फ्रैक्चर के लिए 200,000 वॉन, कटे हुए अंगों के लिए 500,000 और स्टेटस एलिमेंट्स के लिए 700,000 वॉन मिलते हैं। एक दिन की कमाई के लिए बुरा नहीं। अगली सुबह जियान सोल ग्रैंड पार्क के पास डी रैंक स्वैम्प फील्ड के बाहर कैंप लगा लेता है। उसने लो टियर स्पॉट जानबूझकर नहीं चुना था, बस बाकी सब प्राइम लोकेशंस पहले ही बुक हो चुके थे। कोई कस्टमर नहीं था तो वो बोर होकर फोन स्क्रॉल करने लगता है और सोचता है कि अगली बार कुछ मजेदार लेकर आएगा टाइम पास के लिए। कम से कम यहाँ मॉन्स्टर्स से कुचले जाने का डर नहीं है, ये तो सेफ जोन है। या वो यही सोच रहा था, अचानक एक आदमी उसकी ओर तूफान की तरह भागता हुआ आता है। उसकी बाहों में एक बुरी तरह घायल औरत है। वो आदमी इतना टेरिफाइंग है जैसे कोई इंसानी रूप में तूफान हो। जियान पूरी तरह जम जाता है, सांस लेना तक भूल जाता है। वो आदमी गुस्से में दहाड़ता है, हील करो। पर जियान को उसका टोन जरा भी पसंद नहीं आता। उसे ये ठीक वैसा ही लगता है जैसे वो एंटाइटल्ड ग्राहक जो कन्वीनियंस स्टोर में खुद को राजा समझते थे। भले ही ये हीलिंग स्किल उसकी ओरिजिनल ना हो, लेकिन सी ग्रेड में ये काफी सॉलिड ऑप्शन था। कोई तरीका नहीं कि वो इसे किसी ऐसे रैंडम पर वेस्ट करे जो ढंग से रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता। भाई तो फटने ही वाला था जब उस आदमी ने एक मोटी सी 200,000 वॉन की स्टैक सामने फेंकी। जियान तुरंत कस्टमर सर्विस मोड में शिफ्ट हो गया, रिस्पेक्ट मोड ऑन कर दिया। लेकिन जल्दी ही पछतावा होने लगा जब उसने उस औरत का कटा हुआ हाथ देखा। उसके पेट में मरोड़ सी उठी। वो आदमी हाथ को सही पोजीशन में सेट करता है और हीलिंग शुरू करने को कहता है। जियान खुद को मजबूर करता है। वो घाव इतना ग्रूसम था कि हवा तक सिहर उठे। उसे यकीन नहीं था कि उसका सी ग्रेड स्किल इसे पूरी तरह हील कर पाएगा, लेकिन बिना ट्राई किए कैसे माने। तो वो लाइट ऑफ रिकवरी एक्टिवेट करता है। क्लाइंट्स को सर्व करने के बाद जियान अपने रूम में बेड पर फैला पड़ा है, जैसे आत्मा आधी निकल गई हो। पैसे तो अच्छे मिले, लेकिन स्किल को 3 बार यूज करना पड़ा जिसने उसे पूरी तरह ड्रेन कर दिया। अगर एलिमेंटल रिंग ना होती तो ये मुमकिन ही नहीं था। लेकिन जो बात उसे ज्यादा परेशान कर रही थी, वो पार्टी इतनी बुरी तरह कैसे हार गई। सिर्फ एक ही जवाब बनता है, फील्ड्स सच में बहुत डेंजरस हैं और उसे उनसे दूर ही रहना चाहिए। फिर भी वो थैंकफुल है। ये जॉब कम से कम उस पुरानी जॉब से तो बेहतर है, काउंटर के पीछे सड़ने वाली। वहां तो वो कंजूस कैरन्स को झेलता था जो समझते थे कि 1,000 वॉन खर्च करके उन्हें चिल्लाने का लाइसेंस मिल गया है। अब इस गिग से तो वो पूरी ब्लड लाइन को रिटायर करवा सकता है और आराम से जिंदगी काट सकता है। अब जब उसके पास सरवाइव करने लायक पैसे हैं तो फोकस होना चाहिए एसपी कमाने पर, ताकि वो अपना लेवल बढ़ा सके। तभी एक ट्यूटोरियल क्वेस्ट पॉपअप होता है जिसमें कहा गया है कि उसे अपने सब ट्रेट का लेवल बढ़ाना होगा, खासकर पैसिव इनकम। ये तरीका एसपी कमाने के लिए सबसे जरूरी है और ट्रेट स्किल मास्टर के ग्रोथ के लिए क्रूशियल भी। अब जियान को समझ आया कि सब ट्रेट्स के भी लेवल्स क्यों होते हैं। उन्हें लेवल अप करके उनके पोटेंशियल को और ज्यादा यूज किया जा सकता है। पैसिव इनकम को एक लेवल ऊपर करने के लिए 100 एसपी लगते हैं। उसकी स्किल हर 24 घंटे में 10 एसपी देती है। मजेदार बात यह है कि अगर वो 100 एसपी खर्च करके पैसिव इनकम को लेवल अप कर ले तो उसे 100 एसपी वापस मिलेंगे बतौर क्वेस्ट कंप्लीशन रिवॉर्ड। बेसिकली ये तो विन विन सिचुएशन है। ऊपर से वो एक नया सब ट्रेड भी अनलॉक कर लेगा। तो अब ये नो ब्रेनर है, उसे ये अपग्रेड करना ही होगा। एसपी चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि अगले 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा ताकि पूरे पॉइंट्स इकट्ठा हो सकें। इन 3 दिनों में वो फैसला करता है कि कुछ न्यू स्किल कॉम्बिनेशंस ट्राई करेगा। इसी बीच रूम सर्विस वाले उसे वो टेस्टी खाना सर्व कर देते हैं जो उसने ऑर्डर किया था। सामने खाना सजा देख वो खाने में लग जाता है और साथ ही वो दूसरे यूनिक ट्रेट यूजर्स की वीडियो देखने लगता है। वो खास तौर पर एस ग्रेड या उससे ऊपर की स्किल्स पर फोकस करता है जो अब लगभग सिर्फ लेजेंड्स में ही मिलती हैं। ये स्किल्स कॉपी करना एक्साइटिंग है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये स्किल्स मिडनाइट के बाद गायब हो जाती हैं। इसका सॉल्यूशन वो सब वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है ताकि बार बार देख सके। उसे अब भी यकीन नहीं होता कि मोहम्मद आल एक एंजल की तरह प्रकट हुआ
और अपनी एसएस ग्रेड स्किल दिखाई जो जियान ने कॉपी कर ली। लेकिन अब भी उसे ये समझना है कि ये स्किल्स लंबे समय तक कैसे सेव रखी जाए। शायद अगर वो स्किल मास्टर ट्रेड को काफी ऊपर ले जाए तो सारी स्किल्स हमेशा के लिए उसकी हो सकती हैं। अब वो वीडियोस को प्लेलिस्ट में ऑर्गेनाइज करता है, कौन सी स्किल्स अभी यूज करनी है और कौन सी बाद में। बॉडी हार्डनिंग, टेलीपोर्टेशन सब ऐड कर देता है एक के बाद एक। कई घंटों की बिंज वॉचिंग के बाद वो अपने चेहरे और टेबल को वाइप करता है और पेट एकदम हीलियम बलून की तरह फूला हुआ है, जैसे अभी फटेगा। वो खुश है क्योंकि उसने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया है। उसने यूजर एसोसिएशन में खुद को बतौर हीलर रजिस्टर कर लिया है। इतने सारे स्किल्स के साथ उसका वैल्यू अब बस ऊपर ही जाएगा। अब उसे उस दिन का इंतजार है जब सारे हॉट बस्टेड चिक्स उसकी एक झलक के लिए लाइन लगाएंगी। अगले दिन जैसे ही वो फील्ड्स के बाहर बैठा होता है, कुछ दिन पहले की वो घायल गॉडेस उसके पास आती है थैंक यू कहने। वो अपने फुल पावर में थी, लेकिन ये लड़का जैसे पहचान ही नहीं पाया उसे। जब वो पूछती है कि क्या वो सच में उसे याद नहीं, जियान बिना झिझक नहीं बोल देता है, जैसे उसने उसे कभी देखा ही नहीं हो। आखिरकार इतनी ब्यूटीफुल लड़की उसके जैसे किसी बंदे की सोच से बाहर थी। फिर वो याद दिलाती है कि कुछ दिन पहले उसका भाई उसे यहाँ लाया था और उसी ने उसे हील किया था। अब बात समझ में आती है, वो वही डैमसल इन डिस्ट्रेस थी जिसका हाथ बुरी तरह डैमेज था। जियान को तो लगा था वो उस आदमी की गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन निकली उसकी बहन। वो खुश हो जाती है कि कम से कम अब उसे याद तो आया। इससे उसका थैंक यू कहना आसान हो जाता है। अगर जियान ना होता तो अब तक वो कब्र में गुलदस्ते सजा रही होती। फिर वो पूछती है कि क्या वो किसी पार्टी का हिस्सा है। जियान का जवाब साफ होता है, नहीं। अगला सवाल, क्या वो किसी गिल्ड में है? फिर वही जवाब। इस बार वो उसे अपनी पार्टी में टेम्पररी हीलर के तौर पर ज्वाइन करने का ऑफर देती है। जियान थोड़ा चौंकता है क्योंकि फिलहाल उसका खुद का स्टेटस इतना अच्छा नहीं कि वो फील्ड्स में जाए, तो वो ऑफर ठुकरा देता है। लेकिन ये गॉडेस जिस तरह से अपना फेमिनिन साइड दिखा रही थी, उस पर कंट्रोल करना इस हॉर्नी लूजर के बस की बात नहीं थी, तो बिना ज्यादा सोच विचार के वो हाँ कर देता है। इससे पहले कि बातचीत और आगे बढ़े, एक जोरदार कराहती आवाज उन्हें चौंका देती है। कोई घायल आदमी चिल्ला रहा था। उसका साथी उसे घसीटते हुए फील्ड से बाहर ला रहा था। इमरजेंसी हीलिंग की जरूरत थी। जियान फौरन काम पर लग जाता है और उस बंदे को ठीक करके उसकी हालत वापस पुरानी कर देता है। साथ में अच्छी खासी पेमेंट भी मिलती है। लेकिन अब उसे याद आता है उस वादा कि वो लड़की की पार्टी ज्वाइन करेगा, मगर पैसे की कोई कमी तो थी नहीं और उसका लेवल इतना लो था कि फील्ड्स में जाना खुदकुशी जैसा होता। तो वो ऑकवर्डली फिर से ऑफर ठुकरा देता है। लड़की फिर से समझाने की कोशिश करती है कि उनकी टीम में एस ग्रेड टैंक और एस ग्रेड मैजिशियन है जो उसे आसानी से कैरी कर लेंगे। लेकिन जियान बस अपना सामान पैक करता है और निकल पड़ता है। उसका रिजेक्शन सीधा था। उसने खुद देखा था कि ये लड़की डिग्रेड फील्ड से मरते मरते लौटी थी। ऐसे में वो खुद क्यों जान जोखिम में डाले? हाँ, उसने ये बात जाहिर नहीं की क्योंकि उसे भी पता था कि ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम चांस था। इतना हॉट रिक्रूटर कोई रोज नहीं मिलता। लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी और उसे वो मौका छोड़ना ही पड़ा, चाहे दिल कितना भी मना कर रहा हो। पीछे रह गए सिर्फ आंसू और नोट्स और वो दौड़ता हुआ चला जाता है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक बात है, जल्दी से जल्दी इतना एसपी और पैसा इकट्ठा करना कि वो एक गोल्डन स्पून मेज बन सके। न्यू लाइफ एंजॉय करते हुए जियान नोटिस करता है कि पैसिव इनकम इफेक्ट की वजह से उसे 10 एसपी मिल गए हैं। वो 100 एसपी खर्च करके इस स्किल का अपग्रेड वर्जन अनलॉक करता है। अब बिना कुछ किए उसे 10 की जगह 50 एसपी मिलेंगे हर दिन। इसे कहते हैं असली लिविंग द लाइफ। अब वो चेक करता है कि उसे इस क्वेस्ट का क्या रिवॉर्ड मिला। रिजल्ट 100 एसपी और एक नया एबिलिटी जिससे वो जिस स्किल को कॉपी करेगा उसका यूनिक ट्रेट भी इनहेरिट कर सकता है। अब ये सही टाइम है कि इस वर्ल्ड की ट्रेट्स को समझा जाए। इस वर्ल्ड में ट्रेड्स किसी यूजर की एबिलिटी यूज करने की नेचुरल टेंडेंसी को दर्शाते हैं। आमतौर पर स्किल्स यूजर्स को स्किल बुक्स से मिलती हैं। ये सबके लिए एक स्ट्रिक्ट रूल है, लेकिन स्किल्स की पोटेंसी यूजर की इनबिल्ट टैलेंट पर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर कोई आम बंदा जिसके पास फायर अफिनिटी नहीं है फायरबॉल यूज करे तो उसकी स्किल बहुत वीक होगी। इसलिए बिना ट्रेड्स के मल्टीपल स्किल्स सीखना बेकार होता है। लेकिन ये बात उस मुहम्मद वीडियो कॉपी पर लागू नहीं होती, क्योंकि वो तो सिस्टम का तरीका था उसे समझाने का कि चीजें कैसे काम करती हैं। लेकिन अब उसके पास जो नई बिस्टोल एबिलिटी है उसके जरिए वो जो भी स्किल कॉपी करेगा उसका ट्रेड भी मिलेगा। यानी अब उसकी स्किल की पावर ओरिजिनल यूजर के लेवल तक पहुंच सकेगी। लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आया कि इसमें रैंडम शब्द का क्या मतलब है। तो अब वो कुछ टेस्ट करना चाहता है ताकि अपनी पावर्स की पूरी डिटेल में समझ बना सके। फिलहाल ये सही मौका है कि वो अपनी फ्रीलांसर हीलर लाइफ से बाहर निकले। जियान को एक ट्यूटोरियल क्वेस्ट मिलता है ट्वेंट्स मॉन्स्टर्स को मारने का, वो भी अपनी कॉपी की हुई स्किल से। बदले में मिलेंगे पूरे 200 एसपी। टाइमिंग इतनी परफेक्ट है कि उसे शक होने लगता है
क्या सच में कोई गॉड उसे देख रहा है और उसकी हर डिमांड का जवाब दे रहा है? खैर, हंटिंग क्वेस्ट है तो उसे एक सही स्किल की जरूरत थी। वो एक वीडियो पर स्क्रॉल करता है जिसमें फायर स्किल का डेमो है और सोचता है कि क्या इस बार इसे कॉपी कर ले। बंदा बाहर खड़ा है जैसे सासुके उचिहा की सबसे स्पैमेबल जुत्सु चुराने वाला हो। उसे कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बस ऐसे ही ट्राई करने के मूड में रहता है। जब वो अपनी कॉपी स्किल यूज करता है तो उसे एक ई रैंक फायरबॉल मिलती है। स्किल सिंपल है और कॉस्ट भी कम। जैसा सिस्टम ने कहा था, उसके साथ इग्निशन ट्रेड भी मिल जाता है जो उसे ज्यादा इम्पैक्ट वाली फायरबॉल्स देता है। अब तो उसे सच में लगने लगता है कि कोई उसे फ्री में सब दे रहा है। इसके बाद वो शीप फार्म एंट्रेंस पर पहुंचता है जहां से फील्ड की एंट्री होती है। वो उस डिमेंशनल गैप को देखता है और सोचता है, क्या यही फील्ड और रियलिटी के बीच की लाइन है? सेफ्टी के लिए जियान कुछ इक्विपमेंट खरीद लेता है और फील्ड में एंटर करता है। अब वो खुद को हीलर नहीं बल्कि हंटर समझ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जियान इंटरनेट पर फायर साइको के नाम से वायरल हो जाता है। लोगों ने देखा कि वो अकेला लो लेवल मॉन्स्टर्स की कातिल बन गया है। अब कई लोभी बंदे उसे अपने गिल्ड में इनवाइट करने लगते हैं, लेकिन हमारा बंदा नॉनशलेंट बना रहता है, सबको याद दिलाते हुए कि उसने एक एस रैंक ब्यूटी का ऑफर रिजेक्ट किया है। और ये सोचकर और फनी लगता है कि उसी टाइम वो उदासी में चेहरा लटकाकर भागा था। उसे याद नहीं आता कि मॉन्स्टर्स मारते वक्त वो हंसा था, लेकिन रियल बैटल में तो वो विलन जैसी हंसी हंस रहा था, जैसे दुश्मनों को एग्जीक्यूट कर रहा हो। अब वो याद करता है कि शायद एक्साइटमेंट हद से ज्यादा हो गई थी। मॉन्स्टर्स को हराने से उसे न सिर्फ एसपी मिलते हैं बल्कि उसकी कॉपी स्किल की कॉस्ट भी कम हो जाती है। यही तो उसे चाहिए था, कोई ऐसी चीज जो उसे सस्टेनेबल हंटिंग में मदद दे। फिर वो कम्युनिटी फोरम ब्राउज करता है जहां लोग एक पोस्ट में ऑब्सीडियन बेयर बॉस फील्ड की बात कर रहे होते हैं। कमेंट्स में लोग शॉक में हैं कि वो फायर साइको बंदा बिना कोई इक्विपमेंट लो लेवल पर ही ऑब्सीडियन बियर को हरा चुका है। वहीं जियान सोचता है कि वो ये सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि उसने फायरबॉल्स स्पैम की थीं और कुछ खास नहीं किया। तभी उसे एक जोरदार रियलाइजेशन हिट करता है, जैसे किसी इसेकाई प्रोटैगनिस्ट को ट्रक ने टक्कर मार दी हो। उसे याद आता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग यूजर मोहम्मद ने उसे एक गिफ्ट दिया था, वो रिंग जिसके लिए अब तक वो इंडेटेड है। अब थोड़ा फ्लैशबैक करते हैं कुछ दिन पहले की बात, जब ऑब्सीडियन बेयर रेड हुआ था। वो बॉस मॉन्स्टर पूरी पार्टी पर तबाही मचा रहा था, जिससे टैंक्स को सामने आकर उसकी रेज रोकनी पड़ी। बाकी मैजेस को पीछे से सेफ रहना था। जियान को इस बॉस को हराने का एक क्वेस्ट मिला था और वो खुश था क्योंकि इसके बदले 500 स्टोरी पॉइंट्स मिलने वाले थे। बियर इतना वियर्ड लुकिंग था कि सब डर गए थे। तभी जियान ने एक सिंपल फायरबॉल छोड़ी और मॉन्स्टर को हैवी डैमेज दे मारा। पार्टी लीडर चौंक गया और तुरंत उस फायर मैच की तरफ देखा जो ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब बियर पे लगातार फायरबॉल्स गिर रही थीं जब तक वो गिर न पड़ा। पूरी पार्टी हैरान थी, पूछ रही थी क्या ये खत्म हो गया। लेकिन तभी बियर एक जोरदार गर्जना करता है और अपनी ए रैंक स्किल अनलीश करता है, जिससे सबकी स्टैट्स डाउन हो जाती हैं। ये था उसका बर्जर्क स्टेट, जो सेकंड स्टेज थी। भले ही उन्होंने भारी डैमेज दिया था, अब पार्टी के ज्यादातर मेंबर्स खड़े रहने लायक भी नहीं बचे थे। अब बियर सीधा पार्टी लीडर पर अटैक करता है, जो मुश्किल से अपनी तलवार से डिफेंड कर रहा है। बाकी टीम पूरी तरह यूजलेस हो गई है, सिवाय एक के। सिस्टम जियान को एक एडिशनल क्वेस्ट देता है बॉस की स्किल कॉपी करने का, और इस डेमो के लिए उसे एक फ्री कॉपी स्लॉट भी मिल जाता है ताकि वो तुरंत इसे यूज कर सके। सिस्टम में मौजूद बिल्ट इन अप्रेजल इफेक्ट से वो मॉन्स्टर की स्किल को कॉपी करने से पहले इंस्पेक्ट भी कर सकता है। ऑब्सीडियन बेयर्स रोर की सारी डिटेल्स उसकी आंखों के सामने फ्लैश होती हैं और वो तुरंत कॉपी इफेक्ट को एक्टिवेट करता है। जियान अब बॉस मॉन्स्टर की स्किल इनहेरिट कर लेता है, लेकिन एक ट्विस्ट है। कॉपी स्किल में एक नर्फ जुड़ा होता है जो रैंडमली उसकी किसी एक कंडीशन को डिलीट कर देता है। इस बार स्किल से 50% हेल्थ की रिक्वायरमेंट हट जाती है, जिससे वो स्किल को पूरी पावर के साथ कभी भी यूज कर सकता है। जियान सच में कंफ्यूज है कि कोई स्किल बिना कॉस्ट और बिना कंडीशन के कैसे यूज हो सकती है। ये तो पूरी तरह हैक जैसा लग रहा है, लेकिन स्किल सिर्फ मिडनाइट तक ही एक्टिव रहेगी। इसीलिए वो मौके का पूरा फायदा उठाता है और अपनी खुद की रोर छोड़ता है। जियान की ऑब्सीडियन बेयर्स रोर पूरी पार्टी को स्टनलॉक कर देती है और उनकी स्टैट्स घटने लगती हैं। सबको लगता है कि बियर ने दोबारा दहाड़ मारी है, लेकिन रियल में ये तो जियान था। इसका असर, सबकी स्टैट्स डाउन और जियान की स्टैट्स 9 पॉइंट्स से बूस्ट। अब इसे कहते हैं रियल चीट कोड। जियान बिना किसी डर के उसकी ओर बढ़ता है। वो एक उंगली से आसमान की ओर इशारा करता है स्माइल के साथ, और फिर एक गगनचुंबी जैगेंटिक फायरबॉल बना देता है जो बियर पर कहर बनकर गिरती है। पूरा ग्रुप सन्न रह जाता है। जियान ने ऑब्सीडियन बेयर को अकेले ही तबाह कर दिया था। जैसे ही फील्ड बॉस हारता है, हमारा लड़का 2 लेवल्स ऊपर चला जाता है और वो कॉपी की हुई स्किल भी रख सकता है। ये खास इवेंट सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ट्यूटोरियल क्वेस्ट ने दिखाया
कि बॉस स्किल्स भी कॉपी की जा सकती हैं। साथ ही उसे मिलते हैं पूरे 700 एसपी पॉइंट्स, मतलब बंदा अब सच में लिविंग द लाइफ है। मॉन्स्टर की हार के बाद ग्रुप रोर करता है। सब चिल्ला रहे हैं कि वो कितना कूल लग रहा था जब उसने अकेले फील्ड बॉस को संभाला। ये सीन उसे उस टाइम की याद दिलाता है जब उसने फॉरेन रेल में डेमन लॉर्ड को हराया था। सिस्टम अब ऑब्सीडियन बेयर की आत्मा को एब्जॉर्ब करता है और जियान की स्टैट्स को भी बूस्ट करता है। आत्मा की बात तो जियान ने अब तक सिर्फ सुनी थी, देखी पहली बार है। आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बॉस मॉन्स्टर्स आमतौर पर फील्ड से 10 लेवल्स ऊपर होते हैं, यानी अगर कोई हाई लेवल प्लेयर उन्हें मारने आए तो फील्ड तुरंत कॉप्स वैनिश कर देता है, जिससे कोई वैल्यूएबल ड्रॉप नहीं मिलता। इसलिए स्मर्फिंग यहाँ काम नहीं आता। लेकिन असली वजह जिससे प्लेयर्स फील्ड बॉसेस को मारना चाहते हैं वो होती है बॉस आइटम ड्रॉप। और हमारे केस में किस्मत काम आई, क्योंकि उनमें से एक बंदे को ऑब्सीडियन बेयर का ड्रॉप मिल जाता है। ऐसे आइटम ड्रॉप्स ही प्लेयर्स की मेहनत को वर्थ बनाते हैं और बॉस की बॉडी को भी बाद में अच्छे दामों में बेचा जा सकता है। लेकिन जियान तो अभी भी गीकिंग आउट कर रहा है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ स्टैट अपग्रेड हुई है। रेड में पार्टिसिपेशन का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि बॉस की हार के बाद सबको एक परमानेंट स्टैट इंक्रीज मिलता है। जियान की पार्टी तो उस पर पूरी तरह हेड ओवर हील्स है। सब खुलेआम कह रहे हैं कि उसी की वजह से ये रेड इतनी आसानी से हो गया। रेड लीडर ये भी बताता है कि उसने तो सोच रखा था कि जैसे ही बियर बर्जर्क होगा उसकी टीम को भारी चोटें आएंगी, लेकिन जियान की मेहनत से उन्हें अब ऐसी कोई टेंशन नहीं है। अब वो स्टेटस विंडो पर जाता है और देखता है कि बॉस से जो आइटम गिरा है वो क्या है। आइटम वैल्यूएबल तो है, लेकिन उसमें एक एक्टिवेशन कंडीशन है। प्लेयर की हेल्थ 30% से नीचे होनी चाहिए, यानी जब आप लगभग लास्ट लेग पर हों तभी वो काम देगा। खैर, रेड लीडर बोलता है कि सारे ड्रॉप्स प्लेयर एसोसिएशंस जजमेंट से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तभी एक अजीब सा बंदा बोलता है कि वो बॉस आइटम वहीं की वहीं खरीदना चाहता है, 90% वैल्यू कैश में देगा। बाकी पार्टी मेंबर्स फुसफुसाने लगते हैं इन अपॉर्चुनिस्ट्स के बारे में, जो बस तब आते हैं जब कोई बॉस आइटम गिरा हो। इनका एक ही मकसद होता है, स्पेशल आइटम्स कलेक्ट करना, इसलिए इन्हें बॉस आइटम हंटर्स कहा जाता है। मगर इस केस में चूंकि वो अच्छा दाम दे रहा है तो बात बुरी नहीं लग रही। फिर भी जियान थोड़ा स्केप्टिकल है और उसकी डिटेक्टर स्किल तो पूरी तरह फ्रीकिंग आउट कर रही है। जियान समझ नहीं पाता कि ये लोग आखिर चाहते क्या हैं। खैर, एक बॉडीगार्ड ब्रीफकेस खोलता है और उसमें भरी चमचमाती कैश की गड्डियां दिखाता है। पेमेंट वहीं पर किया जा सकता है। इतनी रकम देखकर हमारा लड़का कुछ सेकंड्स में गोल्ड डिगर बन जाता है और इनकी मंशा की परवाह छोड़ देता है। सीन कट होता है। जियान फिर से अपनी उसी बोरिंग फील्ड में बैठा होता है। भाई अब डिप्रेशन में है, क्योंकि उसे 10 मिलियन वॉन कमाने के बाद भी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। इसकी वजह जियान को रेक्टास लेदर आर्मर सेट का शौक चढ़ गया है और ये सेट पूरे 76 मिलियन का है। इतना सुनकर उसका दिल ही टूट जाता है। जब उसे पता चला कि स्टॉक में सिर्फ 2 ही सेट बचे हैं तो उसे लगने लगा जैसे वो कोई बड़ा लॉस झेल रहा हो या किसी पुअर लाइफ में जी रहा हो, जबकि सच्चाई बस इतनी है कि भाई का टेस्ट ही बहुत एक्सपेंसिव है। खैर, अब उसका शातिर दिमाग इस वक्त सिर्फ हंटिंग और पॉइंट्स कमाने पर फोकस कर रहा है। वो स्टेटस विंडो ओपन करता है और ट्यूटोरियल क्वेस्ट के रिवॉर्ड्स एक्सेस करता है। किस्मत से उसे अब बॉस मॉन्स्टर स्किल्स मिल सकती हैं, मगर स्किल थोड़ी रिस्की है, क्योंकि इसके लिए उसकी हेल्थ 50% से नीचे गिरनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि उसे तो सबसे ज्यादा मजा अपनी फायर स्किल अब्यूज करने में आता है। अभी उसके पास कोई कस्टमर नहीं है, तो वो कुछ पॉइंट्स इन्वेस्ट करता है ताकि अपनी स्टैट्स को और बूस्ट कर सके। अब उसके सामने कई ऑप्शंस हैं, जैसे अगर वो फैंटेसी रूट पकड़े तो एक इनक्रेडिबल वॉरियर बन सकता है। मगर भाई इतना रिस्क नहीं लेना चाहता जब हर दिन यहाँ खतरा सिर पर मंडरा रहा हो। तभी उसे मैजिक पावर में एक शिफ्ट महसूस होती है, तो वो 500 पॉइंट्स स्पेंड करता है अपनी कॉपी स्किल को अपग्रेड करने में, जिससे उसे हर दिन एक एक्स्ट्रा कॉपी यूज का मौका मिलेगा। ये तो उसके लिए काफी एक्साइटिंग न्यूज है। ट्यूटोरियल क्वेस्ट उसे ये भी बताता है कि सिर्फ डेली क्वेस्ट्स ही एक सटीक तरीका है एसपी पॉइंट्स कमाने का। उसे एक डेली क्वेस्ट मिलती है जिसमें उसे 2 बार कॉपी स्किल यूज करनी है, एकदम सिंपल टास्क, जिससे उसे 80 स्टोरी पॉइंट्स पक्के मिल सकते हैं। ये सोचकर उसे क्यूरियोसिटी होती है कि अगर वो एक ही स्किल को 2 बार कॉपी करे तो क्या होगा। वो एक वीडियो देखता है और फिर हीलिंग लाइट स्किल कॉपी करता है। उसे पाने के बाद वो सोचता है कि अब अगर वो दोबारा इसे कॉपी करेगा तो क्या बदलेगा। वो फिर से ट्राई करता है, लेकिन सिस्टम वार्निंग देता है कि ये स्किल पहले ही कॉपी हो चुकी है। मगर भाई कब किसी की सुनता है। वो इग्नोर करता है और दोबारा स्किल कॉपी करता है और ये काम कर भी जाता है। फिर वो अपनी बोर्ड की साइन को अपडेट करता है, जिसमें अब लिखा है कि वो हीलिंग सर्विस देगा, साथ में एक 5% EXP बफ हर 1 मिलियन वॉन में। ये रियर ऑफर बहुत सारे प्लेयर्स को अपनी ओर खींच लाता है। अब भाई पूरे बिजनेसमैन मोड में है और जोर से अपना ऑफर सबको बता रहा है। लोग पहले शॉक में हैं और उसकी बातों पर शक करते हैं। आखिर EXP बफ जैसा कुछ पहले किसी ने नहीं सुना था। उन्हें लगता है कि ये कोई स्कैम आर्टिस्ट है
जो पैसे लेकर भाग जाएगा। लेकिन हमारा लड़का बस इंतजार कर रहा है कि कब लोग उसके ऊपर कैश की बारिश करें। तभी एक मेज गर्ल आती है जो अपनी हुड उठाती है और रिवील करती है कि वो वही एस रैंक बैडी है जो पहले दिखी थी। वो मजाक करते हुए उसे अपनी पार्टी में इनवाइट करती है। उसे फिर से सामने देखकर भाई सच में ब्लाइंडेड बाय ब्यूटी हो जाता है। वो कहता है कि फिलहाल वो अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहा है, तो वो लड़की हंसते हुए बोलती है कि अब तक तो उसका कोई पहला कस्टमर भी नहीं दिख रहा, इसलिए वो खुद ही उसकी पहली कस्टमर बनने को रेडी है, और वो भी पूरे एटीट्यूड के साथ। जियान उन्हें रॉयल्टी ट्रीटमेंट देता है और अंदर आने को कहता है। वो अपनी न्यूली एक्वायर्ड हीलिंग लाइट स्किल एक्टिव करता है, जिससे उनके कॉम्बैट एक्सपीरियंस को 5% का बूस्ट मिलता है। जाने से पहले वो उसे अपना पर्सनल कार्ड और नंबर देती है। वो कहती है कि वो उसकी कॉल का इंतजार करेगी क्योंकि उनकी पार्टी को एक अच्छे हीलर की जरूरत है। और लगता है जैसे फाइन नाम की ये लड़की तो जियान के पीछे सच में पागल हो चुकी है। उससे भी बढ़कर वो एक बड़ा फेवर करती है, सबके सामने उसकी सर्विस की वैलिडिटी कंफर्म करके। इससे पूरा क्राउड टूट पड़ता है उसके ऊपर। सब उस सर्विस को पाने के लिए मर रहे हैं। भाई अब सच में फिल्थी रिच फील कर रहा है जब लोग उसके चेहरे पर नोट चिपका रहे हैं। अब जब सब चल रहा है, चलिए फिर से फाइन और उसके भाई की तरफ लौटते हैं। उसका भाई थोड़े फ्रस्ट्रेशन में है कि उसकी बहन एक ऐसे बंदे के पीछे पड़ी है जिसके पास कोई ढंग का इक्विपमेंट तक नहीं। मैज लड़की अपने प्यारे भाई को याद दिलाती है कि अगर ये हीलर भी उनकी पार्टी में आ जाए तो उनकी टीम अनस्टॉपेबल हो जाएगी। दोनों पहले से ही अपने अपने रोल में अच्छे हैं, अब बस जरूरत है एक रिलायबल हीलर की। और फिर बात आती है उस लड़के की जो EXP बफ्स भी दे सकता है। ये तो सीधा जैकपॉट है अगर वो उनकी टीम में शामिल हो जाए। फिर भी उसका भाई थोड़ा संदेह में है क्योंकि वो एक न्यूबी से डील कर रहे हैं, लेकिन मैज को लगता है कि यही तो सबसे अच्छा हिस्सा है। जब तक बाकी लोग जियान को पहचाने तब तक वो उसे पहले ही पकड़ लेंगे। डंगोन में एंटर करते ही एस रैंक मैज अपनी फायरस्टॉर्म स्ट्राइक छोड़ती है और एक झुंड वॉरियर लिजर्ड्स को खत्म कर देती है। अपनी पिछली बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहती है कि जियान जैसे किसी इंसान का फ्यूचर काफी ब्राइट है, शायद एक वॉरियर के रूप में। उधर लाखों की सेल से कमाए पैसों से जियान ने आखिरकार अपना पसंदीदा आर्मर खरीद लिया है और अब उसका लुक फ्लाई एज हेल लग रहा है। साथ ही अब उसका मूड पैसिव इनकम कमाने का है ना कि डायरेक्ट फाइटिंग से। तो वो सिस्टम स्क्रीन से छेड़छाड़ करता है और जानता है कि उसे हर दिन डिफॉल्ट ऑम्वर में 50 से 200 पॉइंट्स मिल सकते हैं। मतलब अगर वो कुछ न भी करे तो भी उसके SP पॉइंट्स डेली बढ़ते रहेंगे। अब वो अपने स्किल कॉपी लेवल 3 के खर्च की कैलकुलेशन करता है और तब उसे झटका लगता है। अगला लेवल पाने के लिए पूरे 4000 पॉइंट्स लगेंगे। अच्छी बात यह है कि डेली क्वेस्ट्स काफी पॉइंट्स देती हैं, यानी अगर हर दिन 200 पॉइंट्स मिले तो उसे 39 दिन लगेंगे। फिलहाल उसका फोकस अपनी स्टैट्स बूस्ट करने पर है क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। इसलिए जियान सोचता है कि एक और फील्ड बैटल के लिए निकलना सही रहेगा। वो अपनी हुडी पहनता है और याद करता है कि लोग उसे एक हीलर के रूप में जानते हैं, इसलिए अब वो अपने मेज आइडेंटिटी को छुपाकर उसी रोल को निभाएगा। सीन कट होता है और अब वो बैटलफील्ड में है, मगर अफसोस ये जगह मडी ग्राउंड पर है और उसकी नई ड्रेस बर्बाद हो जाती है। ये जगह जिसे गोरम्बे कहते हैं खासतौर पर अटैकर्स और टैंक्स को नलिफाई करने के लिए जानी जाती है। जियान सोचता है कि शायद ये टेस्टिंग ग्राउंड खास तौर पर बिगिनर अवेकनर्स के लिए बना है। अब जब इसमें फील्ड लिमिट भी ऐड हो गई है तो वो यहाँ बमुश्किल शिटी बॉस सोल्स इकट्ठा कर रहा है। उसे एक कम्युनिटी मेंबर की वार्निंग याद आती है, मगर वो सोचता है कि जब ऑब्सिडियन बेयर रेड में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। एम आई राइट? हमारा लड़का बस चाहता है कि वो घर वापस जा सके, लेकिन वहां मौजूद बाकी क्लाउन्स आराम से चैट कर रहे हैं और इससे जियान का हर नर्व चिढ़ रहा है। तभी उनमें से एक लड़का आता है और पूछता है कि वो सच में लड़का है या नहीं, क्योंकि रेड में उसने जो नाम लिखा है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। इससे जियान सोच में पड़ जाता है कि फीमेल साइड का क्या हाल है। पता चलता है कि वहां लड़कियां एक ब्लॉन्ड क्लाउन से इम्प्रेस हो रही हैं जिसे न टाइम का सेंस है न सिचुएशन। जियान को अफसोस हो रहा है कि उसने रेड से पहले अपनी टीममेट्स को ठीक से चेक नहीं किया। वो ब्लॉन्ड लड़का सबको कहता है कि ब्रीफिंग सेशन शुरू कर देनी चाहिए, मगर जिस तरह से वो हर लड़की के पीछे पड़ा है, जियान को लगे तो नहीं करेगा अगर पता चले कि वो पूरे ग्रुप को डेट कर रहा है। खैर, वो ब्लॉन्ड क्लाउन कहता है कि उनकी स्ट्रैटेजी काफी सिंपल है और ज्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं। फिर भी वो एक बार दोहरा देता है। फील्ड का बॉस एक मडफ्लैट क्रैब है और इसकी खासियत है कि हर बार जब प्लेयर्स इसे डिबफ करते हैं ये और तेज हो जाता है। इसका मतलब है कि मैज की डिबफ स्किल्स बेकार हो जाएंगी क्योंकि वो लड़ाई को और मुश्किल बना देंगी। साथ ही क्रैब पर कुछ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिबफ्स भी लगते हैं, जैसे इंजरी या ब्लीडिंग, यानी वो समय के साथ और फास्टर होता जाएगा। मकसद है इसे ज्यादा नुकसान दिए बिना खत्म करना, क्योंकि एक तय इंजरी काउंट के बाद ये स्पेशल इफेक्ट एक्टिव करता है। ये सुनकर जियान अलर्ट हो जाता है, मगर तभी नाइट वापस अपने फ्लर्टी सेल्फ में चला जाता है और बताता है
कि उसने ऐसे 8 बॉस पहले ही हरा दिए हैं, तो ये तो केक वॉक होगा। जियान पूरे सीन को ध्यान से असेस करता है और सोचता है क्या ये क्रैब जिस तरह से डेबफ से स्टेट बूस्ट करता है वो इसकी अपनी स्पेशल स्किल हो सकती है। ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका मतलब है कि डेबफ को भी बफ की तरह गिना जाएगा, तो ये स्किल जियान के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन साथ ही वो इस डेटिंग ड्रामा से बहुत परेशान है और सोचता है कि क्या उसकी टीम के ये डेड वेट्स कोई काम के भी हैं या नहीं। तभी फील्ड फाइट शुरू हो जाती है और ब्लॉन्ड वॉरियर स्लाइस एंड डाइस करता हुआ छोटे मोटे क्रिएचर्स को मारने लगता है। देखने में लग सकता है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन असल में वो बस हाथ में समा जाने वाले छोटे क्लैम्स को मारकर फ्लेक्स कर रहे हैं। ये पूरी पार्टी ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो मॉन्स्टर हॉर्ड से लड़ रही हो, जबकि सामने बस कुछ बेबी क्लैम्स हैं। जियान खुद सोचने लगता है कि क्या वो सही है इस पार्टी में, जो बेसिकली लेवल 1 क्रीपी क्रॉलीज को मारकर खुद को हीरो समझ रही है। मगर तभी अचानक जमीन से स्पाइकी टेंटिकल्स निकलते हैं और वो ब्लॉन्ड क्लाउन जो अभी तक खुद को प्रोटेक्टर समझ रहा था पीछे हट जाता है। दरअसल इस फील्ड का बॉस तभी आता है जब एक तय मात्रा में क्रिएचर्स को मारा जाए, इसलिए अब सब मिलकर सेंटीपीड जैसे क्रिएचर्स पर एरो रेन छोड़ते हैं। जियान अब तक कुछ नहीं कर रहा और उसे देखकर खुशी हो रही है कि टीम फिलहाल ठीक परफॉर्म कर रही है। इस एफ रैंक फील्ड के हिसाब से प्लेयर्स के पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं, इसलिए वो सोच रहा है कि अब तो मेन बॉस को आ ही जाना चाहिए। और तभी उसके मुंह जैसी क्रैब क्लॉ अचानक जमीन से बाहर निकलती है और एक मॉन्स्टर को पूरा निगल जाती है। अब सब समझ जाते हैं कि रियल रेड अब शुरू होने वाला है। मॉडफ्लैट क्रैब दिखने में जितना सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा जाइगेंटिक है। चूंकि ये बॉस लिमिटेड मूवमेंट वाला माना जाता है, इसीलिए सभी को लिनियर अटैक स्ट्रेटेजी अपनाने को कहा जाता है। उधर जियान क्रैब्स स्किल डिटेल्स देखकर हैरान है, ये तो सीधा जैकपॉट है। अब भी जैसे ही वो फील्ड में एंटर करता है, क्रैब की टेरर का असर सबके चेहरों पर साफ दिखता है। मजेदार बात यह है कि क्रैब पार्टी की उम्मीदों के उलट अपनी मूवमेंट डायरेक्शन को चेंज कर सकता है और देखने से लगता है कि इसका स्पेशल एबिलिटी एक परमानेंट पैसिव है जो हर बफ या डिबफ पर इसके स्टैट्स बढ़ा देता है। जियान को फिर से खुशी होती है कि एक दिन वो ये स्किल खुद भी इस्तेमाल करेगा। लेकिन ब्लॉन्ड क्लाउन जो पार्टी का मेन टैंक है वो बैक में बैठा है और लड़ाई से बाहर है। पहले की उसकी बातों से जियान समझ जाता है कि अगर वो लोग फिजिकल अटैक्स पर टिके रहे तो ब्लीडिंग डीबफ की वजह से मुश्किल हो सकती है। पार्टी के लॉन्ग रेंज आर्चर्स क्रैब को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जियान सोचता है कि इनका रियल स्ट्रैटेजी क्या है। यहाँ तक कि क्रैब भी सोच रहा होगा कि आखिर ये इडियट्स कर क्या रहे हैं, क्योंकि अब तक तो कोई अटैक सही से असर नहीं कर रहा। रेड प्रोसेस टीडियस एंड स्लो हो गया है और उस क्रैब के डेंस शेल की वजह से सिर्फ दूर से तीर मारने से कुछ नहीं होगा। सिचुएशन खराब देखकर ब्लॉन्ड क्लाउन ऐसे एंट्री करता है जैसे हीरो बनकर सबको बचाने आया हो, जबकि उसे पहले ही कूद जाना चाहिए था। भाई फिर एक लड़की से बफ मांगता है और सबसे खराब बात यह है कि वो रियल बफ नहीं होता, बस रोल प्ले है ताकि उसका मोराल बढ़ जाए। अगर मैं जियान की जगह होता तो सच में क्रैब को कह देता कि सबको खा जाओ। खैर, हमारा लड़का इंतजार करता है कि ये क्रिंज सीन खत्म हो और समझता है कि उन्हें एक पावरफुल स्ट्राइक की जरूरत है जिससे क्रैब को एक ही बार में खत्म किया जा सके। तभी उसे झटका लगता है जब ब्लॉन्ड क्लाउन अपनी स्पेशल पावर दिखाता है, एक ऐसी ताकत जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। इसका नाम है रेडिएंट पावर और ये एक SS रैंक स्किल है जो टारगेट पर बहुत सारे बफ सप्लाई करती है। इसकी ड्यूरेशन टारगेट की पर्सनल रैंक पर भी डिपेंड करती है। जियान अब सच में हैप्पीएस्ट है क्योंकि इस शिट्टी फील्ड में उसे इतनी रेयर स्किल मिल गई है। उसे उस सेल्स लेडी की बात याद आती है जिसने उसे आर्मर दिखाते वक्त बताया था कि बहुत से प्लेयर्स अब अपनी बैटल रिकॉर्डिंग्स चैनल पर डालते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे आइटम्स तैयार किए हैं। वो टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से समझाई गई थी कि जियान के साथ साथ मेरी भी समझ से बाहर चली गई। लेकिन अब सीन में वापस आते हैं और पता चलता है कि उसके ग्लासेस स्पेशल हैं जो पूरी बैटल फुटेज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह उसे कभी भी अपनी स्किल्स तक पहुंचने में मदद करेगा। अगर वह रेडिएंट पावर को बॉस की स्किल के साथ जोड़ सके तो ये एक शानदार और कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें ढेर सारे बफ्स मिलेंगे और उसकी स्टैट्स भी बढ़ेंगी। उसे ये भी पता चलता है कि S रैंक बफ स्किल वह लड़की दे रही है जो अपनी असली कीमत तक नहीं जानती। अब जब बफ मिल चुका है तो ब्लॉन्ड क्लाउन समझता है कि अब समय आ गया है अपनी पावर को दिखाने का। सबसे पहले वह जियान से कहता है कि बॉस को हेवी डैमेज अटैक दे, तो जियान कूल रहते हुए एक जाइगेंटिक फायरबॉल तैयार करता है जो क्रैब पर जबरदस्त डैमेज डालता है। और एक मजेदार ट्विस्ट के तौर पर वह अपनी ट्रम्प कार्ड स्किल भी लाता है जो फायरबॉल इफेक्ट का सेकंड पार्ट एक्टिवेट करती है। बॉस की लड़ाई का परिणाम कुछ खास नहीं रहता क्योंकि क्रैब तो इतना कुक्ड हो चुका होता है कि अब उसे खा सकते हैं। वहीं ब्लॉन्ड क्लाउन बहुत ही डेवास्टेटेड होता है कि जियान ने उसकी मोमेंट छीन ली। वह सोचता है कि क्रैब कोई स्पेशल मूव करने वाला है और फिर वह बिना सोचे समझे क्रैब की तरफ दौड़ता है। मजेदार यह है कि वह पहले से मर चुके क्रैब पर
अपना ब्लेड मारने लगा है, और जबकि उसे पता होना चाहिए था कि वह क्रिंज कर रहा है, वह फिर भी खुद को प्राउड महसूस करता है। अगर न्यूरोसाइंटिस्ट उसके शरीर का स्कैन करते तो शायद उन्हें उसका दिमाग ऑफलाइन मिलता। पार्टी के बाकी लोग भी हैरान हैं और सोच अचानक से समझ जाता है क्या हो रहा है कि अब चेंज रेजिस्टेंस स्किल भी उसकी एसएनएल बन चुकी है। अब उसे बस घर लौटकर चेंज रेजिस्टेंस और रेडिएंट पावर के कंबाइंड इफेक्ट्स को इस्तेमाल करना है और देखना है कि वह क्या जादू कर सकता है। अब जब बॉस मर चुका है तो ब्लॉन्ड क्लाउन बस घर लौटने की सोच रहा है, लेकिन तभी पूरा ग्रुप जियान पर ध्यान केंद्रित करने लगता है और उसे उसकी अपार स्किल के लिए धन्यवाद देता है। सब उसे ही अपनी मेहनत का क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन फिर ब्लॉन्ड क्लाउन जलता है और सबको आइटम डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देने को कहता है। फिर भी जियान को यह महसूस होता है कि लड़की अभी भी उसका समर्थन कर रही है, लेकिन उसका दिल तब टूट जाता है जब वह उसी तरह फॉन ओवर करने जाती है जैसे ब्लॉन्ड के साथ करती है। ग्रुप अब उसे बॉस से मिली सबसे बड़ी डील देने को तैयार है, बस उसकी कंट्रीब्यूशन के कारण। इस बीच एक एजेंट इस सिचुएशन को देखता है और रिपोर्ट करता है कि इस बार बॉस से कोई आइटम ड्रॉप्स नहीं हुए, तो अब वह अगली लोकेशन पर फोकस करेंगे। अब जियान कुछ मॉन्स्टर्स को हराता है। डेली क्वेस्ट को पूरा करके उसे 300 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन इस मेहनत के बाद वह थका हुआ महसूस करता है और लेवल 3 तक पहुंचने के लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ी है। इसके साथ ही उसने दोनों स्किल्स के कंबाइंड इफेक्ट्स को टेस्ट किया। बफ्स शानदार हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या है। वह अपने स्टेटस विंडो को खोलता है और यह सोचता है कि उसके पास इन प्रभावों को इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त कॉपी काउंट्स नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि चूंकि दोनों स्किल्स बफ स्किल्स हैं, तो वह बफ क्या करेगा सिवाय अपने शरीर के, जब वह एक समय में 2 से ज्यादा कॉपी स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता? इसका उत्तर है कुछ नहीं। इसलिए यह संयोजन बेकार है जब तक कि वह तीसरी कॉपी स्लॉट हासिल नहीं कर लेता। यह प्रक्रिया बहुत धीमी और थकाऊ हो जाती है और जियान शिकायत करता है कि वह बस ज्यादा एसपी इकट्ठा करना चाहता है ताकि वह अपनी स्किल को अपग्रेड कर सके। जियान चुपचाप एक मैदान में पड़ा होता है, आशा करता है कि कोई चमत्कार होगा और उसे एक स्पेशल क्वेस्ट मिलेगा जिससे उसे और अधिक पॉइंट्स मिले। उसे ज्यादा उम्मीदें नहीं होती, तभी सिस्टम स्क्रीन अचानक से प्रकट हो जाती है और एक स्पेशल ट्यूटोरियल क्वेस्ट उसे दिया जाता है। यह ट्यूटोरियल क्वेस्ट मुख्य क्वेस्ट को पूरा करने की मांग करता है और इसका इनाम 4000 एसपी होगा, जो ठीक उतना ही है जितना उसे अपनी स्किल को रैंक 3 तक अपग्रेड करने के लिए चाहिए। जियान भी चौंक जाता है और सोचता है कि यह मुख्य क्वेस्ट आखिरकार क्या होगा। तभी उसका चेहरा चौंक जाता है क्योंकि आसमान में एक पूरा द्वीप प्रकट होने लगता है। यह नया क्षेत्र स्काई आइलैंड कैनेल कहलाता है और उसका मुख्य मिशन है इस फील्ड को क्लियर करना। चूंकि यह एक स्पेशल फील्ड है, इसलिए यहाँ ढेर सारे मॉन्स्टर्स होंगे और इस बार ये सभी एरियल मॉन्स्टर्स लग रहे हैं। सिस्टम का कहना है कि उसे पृथ्वी की सुरक्षा के लिए इस स्पेशल फील्ड को क्लियर करना होगा, क्योंकि इसका अस्तित्व ही पृथ्वी के लिए खतरा है। स्काई आइलैंड के प्रकट होने की खबर पूरे देश में फैल चुकी है, जिससे लोगों और यूजर एसोसिएशन के मेंबर्स में खलबली मच जाती है। प्लेयर एसोसिएशन इस समय इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत काम कर रही है। सभी एयरपोर्ट फ्लाइट्स भी सस्पेंडेड कर दी गई हैं और नागरिकों के अनुभव से एकमात्र बड़ा प्रभाव यह है कि उन्हें पर्याप्त धूप नहीं मिल रही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई और स्पेशल फील्ड्स दुनिया भर में प्रकट हो रहे हैं। उदाहरण के लिए जापान में भी एक खास फील्ड सामने आया है। वहां एक भूमिखंड जो आधे देश जितना बड़ा है टोक्यो के पास जुड़ गया है, लेकिन उनके मामले में यह स्काई आइलैंड नहीं है। यही कारण है कि कोरियाई लोग सोचते हैं कि उनके हालात ज्यादा खराब हैं क्योंकि उन्हें धूप की भारी कमी से जूझना पड़ रहा है। हालांकि हमारे लड़के को जल्दी ही एहसास होता है कि जापान का स्पेशल फील्ड तो और भी भयानक है। वह बी क्लास लेवल का है और 70 से ऊपर लेवल वाले क्रिएचर्स खुलेआम टोक्यो को तबाह कर रहे हैं, यानी वहां एक मॉन्स्टर भी एस रैंक वॉरियर के बराबर है। अचानक से ये कोरियाई लोगों के लिए इजी लगने लगता है क्योंकि कम से कम उनके शहर को हाई लेवल मॉन्स्टर्स तबाह नहीं कर रहे। चूंकि ये स्पेशल फील्ड्स मानवता और पृथ्वी के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं, एसोसिएशन ने सरकार से आग्रह किया है कि वे इन फील्ड्स पर जल्दी से जल्दी रेड करने में मदद करें। स्काई आइलैंड के लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है और सभी प्लेयर्स जो इस मिशन में भाग लेंगे उन्हें इनक्रेडिबल बाउंटी दी जाएगी। चैन चिल रहता है, लेकिन उसे अब समझ आ चुका है कि चीजें उसकी सोच से कहीं ज्यादा खराब हो चुकी हैं। वह सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हुए कोई ऐसा लूप होल ढूंढने की कोशिश करता है जिससे उसे बिना कुछ किए ज्यादा एसपी मिल जाए। उसे लगता है जैसे वह कोई गॉटचा गेम खेल रहा हो। जब वह क्वेस्ट डिटेल्स पर ध्यान देता है तो समझता है कि मुख्य मिशन के अंत तक उसके पास इतना एसपी होगा कि वह अपनी हर ट्रेट को एक लेवल ऊपर कर सके। यही सोचकर वह और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है कि वह यह फील्ड क्लियर करने में मदद करेगा। स्टाफ मेंबर लौटता है और वह आर्टिफैक्ट लाता है जिसकी जियान ने मांग की थी। जियान डिब्बा खोलता है
और सिस्टम की अप्रेजल इफेक्ट से उसके स्टैट्स देखता है। कर्स्ड रिंग और ब्रेसलेट ज्यादा खास नहीं लगते, ये 100 अतिरिक्त मना देते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ और एजिलिटी को घटा देते हैं, यानी बैलेंस बना रहता है। अगर जियान पूरा सेट लेता है तो उसे कुल 400 अतिरिक्त मना मिलेगा, जो उसके लिए काफी मददगार होगा। बाकी स्टैट्स थोड़े घट भी जाएं तो भी वह सोचता है कि मैजिक के साथ खेलना अब भी सबसे सेफ ऑप्शन है। साथ ही वह सोचता है कि उसे कुछ मिड रेंज आर्मर भी खरीद लेना चाहिए। वह कीमत पूछता है और सामने वाली महिला आराम से कहती है 400 मिलियन वॉन। कीमत इतनी ज्यादा होती है, लेकिन जियान खुद को कूल एंड प्रोफेशनल दिखाते हुए ऐसे बाहर निकलता है जैसे अभी अभी उसे दिल का दौरा नहीं पड़ा हो। खैर, अब आगे बढ़ते हैं उस हिस्से पर जहां जियान और बाकी प्लेयर्स एंट्रेंस पर खड़े हैं। वैसे भी उसे अपने खरीदे चश्मे में मजा नहीं आया, तो उसने थोड़ा और पैसा खर्च करके बॉडी कैम ले लिया और अब सोचता है कि उसने शुरुआत में ही यह क्यों नहीं लिया। जैसा कि हमेशा होता है, वह पहले कम्युनिटी रिव्यूज चेक करता है ताकि कोई वार्निंग्स मिल सके। वह फोरम देखता है और कमेंट्स से बहुत सी जानकारी हासिल करता है। पता चलता है कि फील्ड के मॉन्स्टर्स इतने ताकतवर हैं कि कई प्लेयर्स बिना कुछ किए ही मारे गए। मामला इतना सीरियस हो चुका है कि फोरम एडमिन्स ने एक ऑफिशियल वार्निंग पोस्ट की है, जिसमें कहा गया है कि मिली वॉरियर्स लड़ाई से दूर रहें। चूंकि मॉन्स्टर्स एयरबोर्न हैं, वे कुछ कर ही नहीं सकते, और चूंकि यह एक स्काई आइलैंड है, ऑक्सीजन सप्लाई में भी दिक्कत हो रही है। ये सारी बातें सिर्फ बुरी खबर हैं हमारे लड़के के लिए, जिसे अब लगता है कि वे शायद डी रैंक फील्ड का सामना कर रहे हैं, एफ रैंक का नहीं। लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सोचता है कि ये सब कावर्ड्स हमेशा की तरह ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन तभी वह अचानक एंट्रेंस में खींच लिया जाता है और सीधे उस आइलैंड पर टेलीपोर्ट हो जाता है। परिवेश का बदलाव वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग और कूल है, यहाँ तक कि हमारे लड़के की नजरों के लिए भी। उसे यह भी महसूस होता है कि मॉन्स्टर्स उतने ज्यादा हाइपर अग्रेसिव नहीं लग रहे, या फिर उसके दिमाग ने ऐसा सोचा, क्योंकि तभी अचानक उसे हवा से आती एक जोरदार चीख सुनाई देती है और वह घूम कर देखता है। एक एरियल मॉन्स्टर ने एक प्लेयर को पकड़ रखा है जो डर के मारे बुरी तरह रो रहा है। बेचारे का दिन बहुत ही खराब चल रहा है, क्योंकि मॉन्स्टर उसे ऊपर से सीधा नीचे गिरा देता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। इसके बाद ग्रिफिन जैसे कई जीव हमारे लड़के के चारों तरफ मंडराने लगते हैं, लेकिन वह उन्हें डेयर देता है कि आओ ट्राई करके देखो। वह इतने जोश में है कि बस यहीं उन्हें फायरबॉल से भून देने के लिए तैयार खड़ा है, और उस पर मजाक में सोचता है कि साथ में थोड़ा फ्राइड चिकन भी बन जाएगा। लेकिन उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती जब वे मॉन्स्टर्स उसे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते और उसकी जगह पास के टैंक को निशाना बनाते हैं। यह टैंक असल में वही लड़की और उसका भाई हैं जिन्हें जियान तुरंत पहचान लेता है। मॉन्स्टर्स आक्रामक रूप से उन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन उनकी शील्ड बैरियर की वजह से वे हर हमले से सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रोटेक्शन के दौरान एस रैंक की मेज को अपनी फायर स्टॉर्म स्किल तैयार करने का मौका मिलता है, और वह उसे ढाल के एक हिस्से से छोड़ती है, जिससे सभी उड़ते मॉन्स्टर्स झलकर नीचे गिर जाते हैं। हमारा लड़का इस इंसेन डैमेज आउटपुट को देखकर सच में इम्प्रेस्ड होता है, क्योंकि उसने इन दोनों को इतना ताकतवर नहीं समझा था। लेकिन खुद वो लड़की इस अनुभव से कुछ खास प्रभावित नहीं होती। उसका भाई उसे याद दिलाता है कि वह गार्ड डाउन न करे। वहीं जियान अपनी ऑप्शंस पर विचार करता है। वह पहले ही फायरबॉल स्किल को कॉपी कर चुका है, तो अब सोचता है कि क्या उसे फायर स्टॉर्म भी कॉपी करनी चाहिए। लड़की अपने भाई को जवाब देती है कि अगर वहां कोई हीलर होता तो उसे जो गंभीर चोटें लगी थीं उनसे बचा जा सकता था। साथ ही वह अफसोस जताती है कि वह जियान को अपनी टीम में नहीं ला सकी, जो एक शानदार हीलर है। तभी ट्विस्ट ऑफ फेट में वह देखती है कि हमारा लड़का कुछ क्यूट स्लाइम से जूझ रहा है, जो उसकी टांगों से चिपके हुए हैं और हट ही नहीं रहे। जियान को जैसे ओनो वाला एहसास होता है जब वह देखता है कि वह लड़की और उसका भाई दूर से उसे देख रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक पल। वह उसे ग्रीट करती है और पूछती है कि उनका प्यारा हीलर क्या अभी व्यस्त है। जियान का चेहरा उस अपमान से भर गया है, जैसे उसकी सारी ऑरा एक पल में खत्म हो गई हो। वो प्यारा सा ब्लॉब मॉन्स्टर पकड़ा जाता है और हमारा लड़का अपनी अब तक की सबसे शर्मनाक बॉस बैटल से बच जाता है। वह अपने महंगे जूतों को देखकर दुखी हो रहा है, जैसे वो कोई $1 मिलियन के जॉर्डन्स हों। टैंक भाई बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है, और उसे उम्मीद है कि उसकी बहन अब तो समझदार बनेगी और इस गूफबॉल से ऑब्सेस्ड होना छोड़ देगी। लेकिन उसे शौक तब लगता है जब वह लड़की बड़ी सी मुस्कान देती है, जो साफ दिखा रही है कि वह अब भी हीलर बॉय की दीवानी है। वह मेज दोस्ताना अंदाज में बात करती है और चिढ़ाते हुए कहती है कि अब तो यूनिवर्स भी यही चाहता है कि वे सब एक ही पार्टी में हों। ये थोड़ी बुरी खबर है, क्योंकि हमारा लड़का तो इस मिशन में सोलो हंट करना चाहता था, और वह अपने असली पावर्स इन दोनों के सामने दिखाना नहीं चाहता, जो अब भी उसे सिर्फ हीलर मानते हैं। लड़की उसे प्रॉमिस करती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वह उसे पूरे स्पेशल फील्ड में सपोर्ट करेगी। अब जियान को लगने लगता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं बचा है। वह सोचता है कि उसे हीलिंग एबिलिटी फिर से कॉपी कर लेनी चाहिए, तो वह हाँ कह देता है,
जिससे वह लड़की काफी खुश हो जाती है। चूंकि उसे कॉपी स्किल फिर से उस हीलिंग पर चलानी है, वह कहता है कि वह बाथरूम ब्रेक लेकर आता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि उसे यह समझ ही नहीं आता कि वहां आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वह खुद को कवर कर सके, इसलिए उसका बहाना बिल्कुल काम नहीं करता। ये मुसीबत है, क्योंकि अगर वह वीडियो नहीं देख सकता तो स्किल भी कॉपी नहीं कर सकता। वह अपनी बाथरूम एक्सक्यूज पर अड़ा रहता है और अब उसे लगने लगता है कि वह खुद ही अपनी परसेप्शन का दुश्मन बन गया है। अगर संग जिन वू होता तो वह शायद ऐसी स्थिति में ऑरा बचाने के लिए पैंट गीली कर लेता, लेकिन अपना रॉब नहीं खोता। कुछ ही पलों बाद वही ट्रायो फिर से उन्हीं तरह के मॉन्स्टर्स के हमले का शिकार होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वे ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। वे कमबख्त हाथों में विशाल पत्थर उठाए हुए हैं ताकि टैंक की बैरियर शील्ड को कुचल सकें। साफ है कि जियान अपनी सीमित पावर्स के साथ इस लड़ाई में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि कुछ स्टैम्पीडिंग राइनोज उसकी ओर दौड़ते आ रहे हैं। ज्यों ही जियान कुछ कास्ट करने के लिए तैयार होता है, हाई आगे बढ़ जाती है और एक कैजुअल विंग देकर कहती है कि आई गॉट दिस। वो फायरवॉल इस्तेमाल करती है, जो उसकी एक और स्किल है। इतना ही नहीं, हाई फायर रेन और फायर स्पीयर भी एक्टिवेट कर देती है। इन तीनों स्किल्स का मिला जुला हमला सारे मॉन्स्टर्स को एक झटके में खत्म कर देता है, बिना किसी परेशानी के। लड़ाई खत्म होते होते हमारा लड़का हैरान रह जाता है। उसे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाई की परफॉर्मेंस देखकर वो इम्प्रेस्ड हो जाता है और पूछता है कि क्या सभी एस रैंक खिलाड़ी ऐसे ही इतने सारे स्किल्स रखते हैं, क्योंकि अब वो सोचने लगता है कि फिर एक्स रैंक प्लेयर का स्किल सेट कितना पागलपन भरा होगा। हाई इसे सच मानती है, लेकिन बताती है कि ये स्किल्स असल में स्किल बुक्स खरीद कर सीखी जाती हैं, यानी उसने ये सब भारी कीमत पर खरीदी है। वे अगली लड़ाई की ओर बढ़ते हैं, जहां उनका ओपोनेंट इस बार एक एक्वाटिक बीस्ट है। जब हाई और उसका भाई उस मॉन्स्टर से निपटने में लगे हैं, हमारा लड़का पीछे उदास खड़ा है, एकदम बोर्ड आउट ऑफ हिज माइंड। तो जियान डिसाइड करता है कि वो अपनी फायरबॉल स्किल इस्तेमाल करता है, और ये स्किल तो इतनी बड़ी है कि सामान्य आकार से भी ज्यादा जिगेंटिक हो जाती है। वो खुद चौंक जाता है अपनी ही स्किल की स्केल देखकर। हाई उसके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि उसकी फायरबॉल तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी जो उसने अभी इस्तेमाल की। टर्न्स आउट जियान को याद ही नहीं था कि उसने अपनी ओवरचार्ज टेस्ट स्किल ऑन कर रखी थी, जिससे उसकी डैमेज 20% ज्यादा हो जाती है, बस माना ज्यादा खर्च होता है। ब्रदर इसे कैजुअली प्ले ऑफ करता है और कहता है कि ये तो बस एक डिफेंसिव स्किल है जो उसने हीलर के तौर पर सीखी है। लेकिन लड़की उसकी बात नहीं मानती और सीधा पूछती है कि उसकी माना कितनी है। जैसे कोई एक्सपर्ट मैनिपुलेटर, जियान कहता है कि बस ठीक ठाक है, जबकि सच तो यह है कि उसके पास किसी भी आम हीलर से कई गुना ज्यादा माना है। उसकी माना पूल इतनी है कि वह यही फायरबॉल कम से कम 13 बार और चला सकता है। यानी ये लड़का सच में लोडेड है, लेकिन वह नहीं चाहता कि ज्यादा अग्रेसिव दिखे, क्योंकि उसकी रोल तो हीलर की है। वैसे लड़की का भाई अब भी नॉट इम्प्रेस्ड है और बाकी प्लेयर्स को भी अब शक होने लगा है कि हमारे लड़के की स्किल्स कुछ ज्यादा ही अजीब हैं, इसलिए उसे अब प्ले सेफ करना पड़ेगा और स्किल्स सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही यूज करनी होंगी। उधर एक दूसरी पार्टी कुछ क्यूट स्लाइम मॉन्स्टर्स को मार रही है। एक बाउल कट बालों वाला लड़का कहता है कि उनका फोकस फ्लाइंग मॉन्स्टर्स पर रहना चाहिए। उसका दोस्त थोड़ा चिढ़ जाता है कि हम इन स्लाइम वीकलिंग्स को क्यों मार रहे हैं जब असली थ्रेट वहीं घूम रही है। तो वे उसे कहते हैं कि अगर इतनी ही प्राइड है तो जाओ किसी बड़े मॉन्स्टर से लड़ो और वहीं डाई लाइक अ मैन। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि इस आइलैंड पर मारे गए मॉन्स्टर्स की संख्या एक निश्चित थ्रेशहोल्ड तक पहुंच चुकी है और अब बॉस को समन किया जा सकता है। प्लेयर्स को लगता है कि अब बस जल्दी से इस बॉस को हराकर स्पेशल फील्ड खत्म कर देंगे, या ऐसा उन्होंने सोचा था, क्योंकि जो बॉस आ रहा है वो एक गिगा चैड है, जिसे कहते हैं लॉर्ड ऑफ द स्काई आइलैंड। पार्टी मेंबर्स चौंक जाते हैं जब एक एंजेलिक बीइंग आसमान से नीचे उतरता है, एकदम होली और डिवाइन सा दिखने वाला। लेकिन इस अपीयरेंस को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह बंदा पागलों की तरह स्ट्रांग है। वह सोर्ड ऑफ द हेवंस एक्टिवेट करता है, एक ऐसी स्किल जो हर मारे गए मॉन्स्टर के लिए एक तलवार समन करती है। हर तलवार से डैमेज आउटपुट मेन % बढ़ता है और जब तक वह आइलैंड पर है उसे कई दूसरे बफ्स भी मिलते हैं। ये ओवर पावर्ड स्किल बहुत ही ट्रबलसम है, क्योंकि ये एरिया बेस्ड अटैक है और सारे प्लेयर्स पर तलवारों की बैराज बरसाता है। भाई इन सैकड़ों तलवारों के सामने अपनी बैरियर शील्ड से बमुश्किल रक्षा करता है। कम से कम वो तो बचा हुआ है, लेकिन बाकी प्लेयर्स एकदम हेल मोड में चले गए हैं। यहाँ तक कि टैंक भी अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है। और तो और हर ब्लॉक की गई तलवार के साथ एक डिबफ मिलता है जो सारे स्टैट्स को कम कर देता है। इस डिबफ की अवधि 10 मिनट है, जो इस स्थिति के लिए बहुत ज्यादा है। इस बीच जियान उसे स्टेडिली हील करता है और फिर अपना ध्यान लेवल 59 बॉस मॉन्स्टर की ओर केंद्रित करता है। उसकी लगभग सभी स्किल्स ए लेवल या उससे ऊपर हैं और उसके बेस स्टैट्स भी बहुत ज्यादा हैं। जियान के चेहरे से साफ पता चलता है कि उसके पास कोई स्ट्रेटजी है, लेकिन वो स्ट्रेटजी काफी मजेदार है,
क्योंकि भाई कहता है कि भैया भागो यहाँ से जब तक जान बची है। दृश्य कट होता है और कमेंटर्स ऑन द फोरम इस बॉस मॉन्स्टर को लेकर गुस्से में हैं। वो भी इतना डैम स्ट्रांग कैसे है? दिखने से लगता है कि इसने अकेले ही 1000 प्लेयर्स को ढेर कर दिया। वही स्काई आइलैंड अब एक ग्रेवयार्ड बन चुका है और सभी को लगता है कि इस बॉस के आसपास कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रही। थोड़े समय बाद वो बॉस मॉन्स्टर फिर से सामने आता है और इस बार उसकी एक विंग काली हो जाती है। लेकिन यह बदलाव सिर्फ उसकी अपीयरेंस में है। जैसे पहले रैम्पेजिंग सोर्ड्स की बरसात हो रही थी, वैसा ही अब भी हो रहा है। खिलाड़ियों पर तलवारें बारिश की तरह गिर रही हैं और अब तो एक नई डिबफ भी आ गई है जो उनके एनर्जी को चुराने लगी है। और क्या आपको वो क्यूट लिटिल स्लाइम बॉल्स याद हैं? हाँ, वही। लगता है इन्हें मारना अच्छा फैसला था, क्योंकि ये क्रीपी क्रॉलर्स अब बिचलेस बग आइड मॉन्स्टर्स में बदल चुके हैं जो खिलाड़ियों को उनकी वीकेंड स्थिति में काट रहे हैं। चियान जब इस बैटल का वीडियो देखता है तो वो हैरान रह जाता है। पता चलता है कि वे पिछली बार अपने एनकाउंटर से बच गए थे और यह फैसला सच में सही साबित हुआ। खासकर बॉस मॉन्स्टर की ताकत को देखते हुए जियान समझ जाता है कि अब उसे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, खासकर जब डेबफ इफेक्ट हो चुका है। तभी उसे हाई का एक कॉल आता है जो उसे ग्रीट करती है और पूछती है कि क्या उसने स्काई आइलैंड को फिर से रेड किया है। बेशक हमारे लड़के ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह अनप्रिपेयर्ड था, लेकिन अब उन्हें समय भी बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि स्पेशल फील्ड्स पूरे ग्रह को प्रभावित कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि जैसे जापान में हुआ था, वैसे ही मॉन्स्टर्स स्काई आइलैंड से बाहर निकलकर शहरों में अपनी रात बरसा रहे हैं। इसका मतलब है कि सोल को बड़ा खतरा है और यह सिर्फ बुरा ही होगा। हाई बताती है कि उन्होंने बॉस मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए एक बड़ी टीम बनाई है और वह यह जानने की उत्सुक है कि क्या जियान उनके साथ जुड़ने जा रहा है। ये सुनकर जियान को राहत मिलती है। कुछ दिनों बाद रेड टीम ग्रैंड पार्क में इकट्ठा होती है, वही जगह जहां जियान आमतौर पर अपना काम करता है। कुछ खिलाड़ी हैरान हैं कि इतनी बड़ी नामी टीम यहाँ इकट्ठी हुई है। ये लोग यहाँ बैठक करने आए हैं ताकि वे अपनी प्लान्स पर चर्चा कर सकें। हाई को यह देखकर खुशी होती है कि कई पॉपुलर हंटर्स भी उसकी टीम का हिस्सा बने हैं। जियान खुद को इन एलीट बी रैंकर्स के बीच एक इम्पोस्टर की तरह महसूस करता है और उसने अपनी यूजुअल रोब भी नहीं पहनी है, तो उसे चिंता होती है कि क्या यह ठीक रहेगा। हाई उसकी तरफ स्वाइप सर हैंड करती है और उसे कॉल आउट करती है, जिससे जियान को थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि वह अनजाने चेहरों के बीच नर्वस हो रहा है। जियान कहता है कि वह सिर्फ एक शिटी एफ रैंक प्लेयर है, तो उसे एलीट ग्रुप में क्यों रखा गया। इस पर हाई उसे याद दिलाती है कि भले ही वह एफ रैंक हो, लेकिन उसकी हीलिंग एबिलिटीज इनसे कहीं बेहतर हैं। वह उसे यकीन दिलाती है कि इस मिशन के लिए उन्हें उसकी मदद चाहिए होगी। इसी बीच रेड टीम का लीडर आखिरकार आ जाता है। हाई भी उसे देखकर एक्साइटेड हो जाती है, जबकि जियान तो चौंक जाता है क्योंकि वह एसएस क्लास वॉरियर लियासंग के सामने खड़ा है जो नंबर 1 गिल्ड का हिस्सा है। लीडर अपनी बात स्ट्रेट टू द पॉइंट करता है। कहते हैं कि पहले सभी के इंडिविजुअल एबिलिटीज का आकलन करना होगा, उसके बाद ही बॉस से लड़ने की योजना पर चर्चा करेंगे। इसके लिए वे पहले एक वार्म अप सेशन करेंगे। हाई पूरी तरह पंप्ड है और सोच रही है कि पिछली बार की एनकाउंटर का बदला लेगी। वहीं जियान शॉक्ड है क्योंकि लीडर का आदेश तो बिल्कुल कट थ्रोट था, लेकिन कोई भी उसे ऑब्जेक्ट करने की हिम्मत नहीं करता। अब एक्शन में आते हैं और फील्ड बैटल के दौरान हियंग बड़ी कैजुअल तरीके से कुछ लिजर्ड वॉरियर्स को काट डालता है, जिससे जियान और भी प्रभावित हो जाता है। वह खुद को नॉक्स करके याद दिलाता है कि उसके स्टैट्स बहुत ही कम हैं और अगर उसने हियंग की तरह फाइट करने की कोशिश की तो वह सीधे मर जाएगा। जियान जानता है कि उसकी सर्वाइवल का कारण केवल उसका एलिमेंटल रिंग है जो उसके स्टैट्स को बढ़ाता है और इसीलिए उसे लगता है कि मैजिक ही उसका बेस्ट बेट रहेगा। लेकिन फिर भी उसे सोर्ड चलाने का अनुभव नहीं है और हियंग की स्विंग्स उसे कुछ नॉस्टैल्जिक सी लगती हैं। हालांकि वह किसी भी तरह के रेकलेस कदम से बचता है और यह तय करता है कि जब तक वह अपने स्टैट्स बढ़ा नहीं लेता, उसे फिजिकल लड़ाई से दूर रहना चाहिए। इस समय वह बस हीलिंग पर फोकस करता है। तभी उसके दिमाग में अपनी पुरानी आवाज गूंजने लगती है, वो आवाज जो उस वक्त की है जब उसने डीमन लॉर्ड को हराया था। हियंग को ब्लेड लहराते हुए देख वह अपने पुराने आत्मा से कहता है, तुम्हारी प्रेशियस स्किल्स को व्यर्थ मत होने दो। हक्का बक्का और बिल्कुल स्पीचलेस जूयन वहीं खड़ा रह जाता है, हियोंग की डबल एस रैंक्ड स्किल को देखता हुआ, जो उसे हाल ही में मारे गए मॉन्स्टर के स्टैट्स को अब्सॉर्ब करने की क्षमता देती है। ये बफ्स 5 मिनट बाद डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन अगर वो लगातार
बॉस मॉन्स्टर की अपीयरेंस से सारे प्लेयर्स सतर्क हो जाते हैं, लेकिन ह्योंग के लिए ये कोई बिग डील नहीं। वो अपनी लिमिट ब्रेक स्पेशल स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी ऑफेंसिव पावर अस्थायी रूप से एक पूरे रैंक तक बढ़ जाती है, सिर्फ 60 सेकंड के लिए। बर्जर्क स्टेट में ह्योंग उसे एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक में खत्म कर देता है, इससे पहले कि वो अपनी पहली चाल भी चल पाए। बॉस तुरंत डिफीट हो जाता है और उसकी सोल को अब्सॉर्ब किया जाता है, जिससे हर प्लेयर के स्टैट्स को बम्प अप मिलता है। इस तरह रेड बिना किसी दिक्कत के क्लियर हो जाता है। हाई थोड़ी जेलस हो जाती है कि वो खुद कुछ कर नहीं पाई, जबकि उसका भाई उसे अनग्रेटफुल कहता है इतने हार्ड कैरी के बाद। जुएन थोड़ा सरप्राइज्ड होता है कि उसने ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं किया, फिर भी उसे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, लेकिन हाई बताती है कि ऐसा नहीं है। उसके लगातार बफिंग और डिबफिंग के कारण उसे ऑटो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। बहुत समय से जुएन सोचता था कि हीलर्स इतनी जल्दी लेवल अप कैसे कर लेते हैं, और अब उसे समझ में आने लगा है कि सपोर्ट खेलना इतना भी मुश्किल नहीं है। वार्म अप खत्म होने पर ह्योंग टीम की ओर मुड़ता है और बताता है कि अब रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन से पहले वह ऑर्गेनाइजिंग का जिम्मा लेगा। लेकिन इस दौरान जुएन पूरा जोन्ड आउट है, क्योंकि उसका ध्यान उस बोरिंग लेक्चर की बजाय एक नई एबिलिटी कैटलिस्ट पर है, जो बॉस डिफीट के बदले मिली है। जुएन सोचता है कि क्या वो इसे अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा, लेकिन सच कहें तो उसे इस स्किल से खास मतलब नहीं। उसे तो बस वो 2 नई एस रैंक प्लस स्किल्स चाहिए, जो उसके फिजिकल स्टैट्स को बफ करने में बेहद शक्तिशाली हैं। लीडर उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वो ड्रंक है जो ऐसा शिटी एक्सप्रेशन बना रखा है, मगर इस समय जुएन को किसी और चीज की परवाह ही नहीं। उसे तो बस घर जाना है और इन न्यू स्किल्स के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू करना है। कुछ और दिन बीतते हैं, लेकिन रेड पार्टी ने अभी तक स्काई आइलैंड पर हमला नहीं किया। जुएन खुद को पूरी तरह एग्जॉस्टेड महसूस करता है और स्टेटस विंडो ओपन करता है। आखिरकार उसके पास 4000 पॉइंट्स हो चुके हैं और अब वो जानता है कि इनसे बॉस मॉन्स्टर को बिना ज्यादा परेशानी के डिस्ट्रॉय कर सकता है। मजेदार बात यह है कि उसने इतने पॉइंट्स हासिल कैसे किए। भाई को रोजाना की रेड्स में कुल 120 मॉन्स्टर्स मारने पड़े, तब जाकर ये लेवल मिला। अब तो क्वेस्ट्स इतनी तेजी से आ रही हैं कि उसे रेस्ट लेने का भी टाइम नहीं मिल रहा। फिर भी वह खुश है कि कम से कम क्वेस्ट्स तो मिल रही हैं, भले ही वह इसके बाद टायर्ड मेस बन जाए। जुएन एक्साइटमेंट में उछल पड़ता है और सिस्टम उसकी कॉपी स्किल को लेवल 3 पर अपग्रेड कर देता है। 4000 स्पेंड करने के बाद आखिरकार उसकी स्किल अपग्रेड हो जाती है। शुरू में उसका प्लान था कि क्रैब रेड से मिली 2 स्किल्स को जोड़कर फिजिकल स्टैट्स को बफ करेगा, लेकिन अब जब ह्योंग सामने है, उसके पास और भी अब्सर्ड स्किल्स का एक्सेस है, जिससे उसे अब 4th कॉपी स्लॉट की क्रेविंग हो रही है, ताकि वह अपनी सबसे ओपी स्किल्स को जोड़ सके। जरा सोचो, ब्लड फ्रेंजी, ब्रिलियंट अथॉरिटी और चेंज रेजिस्टेंस, ये तीनों अगर एक अटैक बेस्ड स्किल के साथ जोड़े जाएं तो कितना फ्रीकिंग ओवरपावर्ड होगा। जुएन अब यही चाहता है और उसे लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो वह हाया संग जैसे लेजेंड्स को भी पीछे छोड़ सकता है। हालांकि उसके पास 4 स्लॉट्स नहीं हैं, उसे अभी सिर्फ 3 से ही काम चलाना पड़ेगा। इसलिए वह आने वाले रेड के लिए फायरबॉल, ब्रिलियंट अथॉरिटी और रेजिस्टेंस टू चेंज को कॉपी करता है। ट्रेवनन सामने खड़े मॉन्स्टर की ओर एक डेविलिश स्माइल के साथ बढ़ता है। उसे पता है कि ये अब उसके न्यू बफ्स की वजह से चिथड़ों में बिखरने वाला है। उसका मर्डर स्प्री इतना खतरनाक हो चुका है कि फोरम्स पर लोग नोटिस लेने लगे हैं। उसे अब द साइकोपैथ हु वन शॉट्स विद फायरबॉल के नाम से जाना जाता है। एक वीडियो में दिखाया गया कि कैसे उसने बड़ी चालाकी से एक फील्ड बॉस को मेन पार्टी से दूर ल्यूर किया। जैसे ही वो जायंट सरपेंट उसे काटने ही वाला था, जियोन ने अपनी जिगैंटिक फायरबॉल छोड़ दी, जिसने एक ही बर्स्ट में इंसेन डैमेज दिया। अब उसकी मिस्टीरियस आइडेंटिटी फोरम पर बड़ी चर्चा का विषय बन गई है। खासकर उसकी स्पीड देखकर लोग सोचने लगे हैं कि क्या वो सच में मेज है। फिर वो सर्प पर फोकस करता है, एक ड्यूओ को बचाने के लिए फायरबॉल छोड़ता है और फिर खुद जान बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। मगर फिर वही होता है, सिर्फ एक फायरबॉल ही उसके रास्ते के हर एनिमी को साफ कर देती है। प्लेयर्स उसकी चिप डैमेज स्ट्रेटेजी से हैरान रह जाते हैं, जो बॉस हेल्थ को धीरे धीरे खत्म कर रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मोहम्मद की ओर, जिसके पास 1.5 घंटे का फुर्सत है। वह बार बार उसी वीडियो को देखता है जिसमें वो मिस्टीरियस प्लेयर माउंटेन स्नेक को गिरा रहा है। उसका असिस्टेंट पूछता है क्या उसे उस इन्फेमस साइकोपैथ से डर लग रहा है। मोहम्मद सहमत होता है और पूरे विश्वास से कहता है कि वो लड़का असल में जियोन ही है। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब उसे एलिमेंटल रिंग मिला था और वो रिंग उसकी स्टेमिना को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता। तो हाल की सारी फीट्स उसकी दूसरी स्किल्स का कमाल हैं। उसे लड़ते हुए देखकर मोहम्मद को ऐसा लगता है जैसे कोई वेटरन बैटलफील्ड में उतर चुका हो। और मजे की बात यह है कि जब सब उसे ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं, जियोन खुद उस माउंटेन स्नेक के सामने ब्रिक फेस्ड खड़ा होता है। सबके लिए वो कूल है,
लेकिन वो खुद तो बस रेडर गिल्ड के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है। मोहम्मद इस गिल्ड के बारे में इंक्वायरी करता है। असिस्टेंट बताती है कि हाल में उनकी कई साइटिंग्स देखी गई हैं। ये सुनते ही वो उसे जिम्मा देता है कि वो जियोन और रेडर गिल्ड दोनों पर नजर रखे, क्योंकि अब जब दुनिया उसे पहचानने लगी है तो वो नहीं चाहता कि कोई गिल्ड उसके फ्रेंड के साथ खिलवाड़ करे। उधर रेडर गिल्ड का बॉस भी वही वीडियो देख रहा है जिसमें जियोन ने स्नेक को मारा था, अपने साइकोपैथ वाले नाम से। यानी अब रेडर गिल्ड भी उस पर नजर रख रहा है, जिससे साफ है कि उसे अब सावधान रहना होगा। युयान सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए जैसे ही एक खास वीडियो देखता है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। जबड़े भींच जाते हैं, आंखों में गुस्सा, क्योंकि असली मेहनत तो उसी ने की थी। लेकिन व्यूज और रेवेन्यू वो लोग ले जा रहे हैं जिन्होंने बस अपलोड किया, और उस पर भी तुर्रा ये कि वीडियो में उसका चेहरा तक नहीं दिखता। ये बात उसे अंदर तक फ्रस्ट्रेट कर देती है और वो सोचता है क्या उसकी पब्लिसिटी राइट्स नाम की कोई चीज बची भी है। तभी बिजली जैसी एक सोच आती है, क्यों ना अगली बार वीडियो वो खुद ही अपलोड करे। बिना टाइम गंवाए वो फोन निकालता है, मन में क्लियर प्लान बनाते हुए कि अब वो खुद मोनेटाइज करेगा। उसे परफेक्ट क्लिक बेट टाइटल भी सूझ जाता है जिससे व्यूज की फ्लड आ सके। जियोन डे ड्रीम करने लगता है कि इस कैनाल रेड की वीडियो अपलोड करते ही वो वायरल हो जाएगा। वो सोचता है एक नया अकाउंट बनाना बेहतर रहेगा ताकि लोग उसे साइकोपैथ से न जोड़ें। वो खुद को रिच ओवरनाइट होते देखता है, एड मनी में डूबा हुआ और सिर्फ एक वीडियो से शाइनी गोल्ड प्ले बटन लेते हुए। एक स्मग ग्रिन के साथ वो इस फैंटेसी का मजा लेता है, पर तुरंत ही हकीकत की ठंडी हवा उसे झकझोर देती है। अब असल समस्या सामने है। इतनी पिच ब्लैक नाइट में वो मटेरियल्स कैसे इकट्ठा करेगा जब उसे ये तक नहीं दिख रहा कि वो कदम कहाँ रख रहा है। तभी अचानक एक बी रैंक्ड डेली क्वेस्ट का विंडो पॉपअप होता है जिसमें बफ और रैंडम आइटम बॉक्स के बदले कुछ टास्क दिए गए होते हैं। अब तक जियोन को सिर्फ ई या एफ रैंक्ड क्वेस्ट्स ही मिले थे, तो इतना हाई रैंक क्वेस्ट देखना उसे चौंका देता है और वो पछताने लगता है कि रात में यहाँ आने का आइडिया कितना बेकार था, खासकर पूरे दिन एक लेजी बम की तरह नैप करने के बाद, सिर्फ इसलिए कि उसे एक छोटी सी स्नेक ने परेशान कर दिया था। अब वो सोचने लगता है कि क्यों ना स्किल्स रीसेट होने से पहले, यानी मिडनाइट से पहले ही क्वेस्ट पूरा कर लिया जाए। इसी उधेड़बुन में खोया होता है कि तभी उसे जमीन पर पड़ा एक नीले रंग का क्रिस्टल बॉल दिखता है जिसे वो बिना एक सेकंड घंवाए उठा लेता है। ये वही एसेंस निकलती है जिसे क्वेस्ट विंडो ने स्पेशल फील्ड से इकट्ठा करने को कहा था। यानी अब उसे बस 9 और चाहिए। उसे लगा था कि ये आइटम्स उसे मॉन्स्टर ड्रॉप्स से मिलेंगी, लेकिन क्वेस्ट तो जैसे उसे हाइड एंड सीक खेलने पर मजबूर कर रहा है। हर कोना छानना पड़ रहा है और उसे ये क्वेस्ट उम्मीद से कहीं ज्यादा इरिटेटिंग लगने लगा है। अगर ये बी रैंक्ड क्वेस्ट न होती तो शायद वो इसे अब तक भूल चुका होता, खासकर ये सोचकर कि उसे सिर्फ कुछ चमकती हुई ऑर्बियस ढूंढने के लिए इतना दौड़ना पड़ेगा। जैसे ही जियोन फिर से आगे बढ़ने को होता है, अचानक एक मॉन्स्टर ईगल पीछे से उस पर एम्बुश करता है। विशाल पक्षी लगभग उसे चीर ही देता, लेकिन जियोन किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। हालांकि डॉज करने का तरीका उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि वो सच में ऐसा कर पाया। तभी उसे एहसास होता है कि शायद ये उसके ब्रिलियंट अथॉरिटी और रेजिस्टेंस स्किल के साथ प्रयोग का असर है। समय बर्बाद किए बिना वो एक फायरबॉल छोड़ता है और ईगल मॉन्स्टर को पल में इंसिनरेट कर देता है। उसके अटैक का धमाका पास के कुछ रेडर्स का ध्यान खींच लेता है, जो सोचने लगते हैं कि इतनी रात को कौन मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहा है। उनका लीडर काफी उत्साहित दिखता है और जाहिर तौर पर कनाल को पहले खत्म करना चाहता है, इससे पहले कि लेहियास पूरा स्पॉटलाइट छीन ले। जब उसके अंडरलिंग्स पूछते हैं कि अगर कोई और यूजर्स रेड में घुस आए तो क्या करें, तो वो ठंडे लहजे में कहता है, जो भी बिना इजाजत दिखे उसे वहीं खत्म कर दो और सुनिश्चित करो कि कोई भी अलाइव न बचे। उधर जियोन अब तक मॉन्स्टर हंटिंग वाला हिस्सा खत्म कर चुका होता है और 10 में से 9 एसेंसेस भी पा चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे वो क्वेस्ट को मिडनाइट से पहले ही पूरा कर लेगा। वो अब तक फील्ड में 1 घंटे से ज्यादा टिक चुका है और अब उसे सिर्फ एक आखिरी ग्लोइंग एसेंस ढूंढनी है। तभी एक तेज आवाज सुनाई देती है और वो मुड़कर देखता है कि एक विशाल एंजेलिक मॉन्स्टर आकाश में मंडरा रहा है। ये देखकर उसे चिंता होने लगती है, क्योंकि उसकी गिल्ड रेड कल की तय है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बॉस मॉन्स्टर उसके पहुंचने से पहले ही खत्म हो सकता है। मास्क्ड रेडर्स अब बॉस मॉन्स्टर कनाल पर हमला शुरू कर देते हैं, जिससे जियोन की चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि अब तो पूरा सीन ही कैओटिक होता जा रहा है। ठीक उसी वक्त उसके सामने एक नया क्वेस्ट ट्रिगर होता है, जो अब उससे एफ रैंक स्पेशल फील्ड को कॉन्कर करने को कहता है। साथ ही एक और बी रैंक्ड सब क्वेस्ट एक्टिवेट होती है, जो उससे कहती है कि इन्वेडिंग बॉस को हराए और स्पेशल फील्ड को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करे। जियोन अब दोनों क्वेस्ट्स के कंटेंट्स को पढ़ता है और सोचता है कि आखिर कॉन्कर करने का मतलब यहाँ क्या है। क्योंकि सिस्टम ने कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं दी, तो वो सोचता है कि शायद क्वेस्ट का मकसद ये है कि वो खुद मॉन्स्टर को कैप्चर करे। वो इसे एक फ्री बोनस अपॉर्चुनिटी मानकर
ज्यादा ओवरथिंक नहीं करता और बस दूर से केओस का मजा लेने का मन बना लेता है। तभी मास्क्ड ग्रुप सच में एंजेलिक मॉन्स्टर को जमीन पर गिरा देती है। वो तुरंत चिल्लाते हैं कि अब बीस्ट को खत्म करने का मौका है और रिवॉर्ड हासिल करने का भी। उधर जियोन घास पर आराम से बैठा एक लेट नाइट मूवी की तरह ये सारा एक्शन देख रहा होता है। उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर इसलिए गिरा क्योंकि उसका हेल्थ 50% से नीचे चला गया है और अब वो उड़ने में असमर्थ है। लेकिन यही पल बॉस फाइट के थर्ड फेज की शुरुआत का भी संकेत है, जिसमें कैनल अब एक जबरदस्त बफ के साथ खुद को पावर अप करने लगता है। एक तेज हवा का झोंका आता है और हमारा लड़का अपनी आंखें धूल से बचाने के लिए हाथ उठाता है। उसी पल उसकी नजर उस आखिरी एसेंस पर पड़ती है जिसे वो अब तक ढूंढ रहा था। वो खुशी में गुनगुनाता हुआ उछलकर उसे उठा लेता है, सोचते हुए कि ये तो सरप्राइजिंगली इजी था। तभी उसके पास ही कुछ मास्क्ड बफून्स गिरते हैं। गिरने के बाद वो फौरन उठते हैं और जमीन पर खड़े हमारे लड़के को देखकर उसे अपनी ही टीम का सदस्य समझ बैठते हैं। वो उससे कहते हैं कि जल्दी खड़ा हो जा, मेजेस के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। जियोनन हाथ में एक मास्क लिए खड़ा होता है, सोचते हुए कि ये संदिग्ध लोग हैं, लेकिन फिलहाल उनके साथ चल देना ही ठीक रहेगा। जैसे ही वो उनके साथ चलता है, वो मन ही मन उस बंदे का शुक्रिया अदा करता है जिससे उसका मास्क मिला। जैसे ही वो ग्रुप में शामिल होता है, उसका क्वेस्ट सिस्टम पिंग करता है, क्वेस्ट कंप्लीट, और साथ ही बी रैंक्ड क्वेस्ट बफ भी एक्टिवेट हो जाता है। एक यूजर बॉस से ब्लेड्स लॉक किए हुए होता है और उसे बाकियों से दूर रखता है, जबकि कोई दूर से उसे ब्लेजिंग ब्लू फ्लेम्स से निशाना बना रहा होता है। सभी रेडर्स हैरान होते हैं कि इतनी वाइल्ड मैजिकल पावर किसके पास है। उधर हमारा लड़का थोड़ी गिल्ट महसूस करता है कि बिना कोई खतरा उठाए साइड से हमला कर रहा है और सारा लूट बटोर रहा है, लेकिन अब उसे सोचना होगा कि इस क्वेस्ट बफ के साथ कितना इन्वॉल्व होना है। अगर वो कुछ नहीं करता तो शक होगा, और अगर वो सब कुछ झोंक देता है तो स्पॉटलाइट में आ जाएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि इस बॉस मॉन्स्टर को अपनी बस्टेड ओवरपावर्ड स्टैट्स के साथ तोड़ना उसे सीक्रेटली बहुत मजा दे रहा है। पर ज्यादा मस्ती में वो कुछ ज्यादा ही खुलकर खेलने लगता है और धीरे धीरे सब समझने लगते हैं कि कुछ गड़बड़ है। तभी बॉस अपनी एक स्किल एक्टिवेट करता है और आइलैंड पर सूप्ड अप मॉन्स्टर्स बुलाता है। जैसे ही समन स्पेल पूरा होता है, अचानक ग्रिफिन्स और राइनोस प्रकट हो जाते हैं, जिससे रेडर्स को मजबूरन अपनी फोर्सेस बांटनी पड़ती हैं। तभी कुछ बाहरी आउटसाइडर्स गलती से इस सीन में आ जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि रेड तो अभी शुरू भी नहीं होनी थी। फिर ये सब क्या हो रहा है? ये देखकर मास्क्ड गाइज गुस्से से तमतमा जाते हैं। जब एक आउटसाइडर उनसे सवाल पूछने की हिम्मत करता है तो उनका लीडर एक पल की भी देर नहीं करता और उसे बेरहमी से काट देता है। उसे डर है कि अगर ये साइड ऑपरेशन उजागर हो गया तो हियंग तक बात पहुंच जाएगी, इसलिए वो अपने सभी गूंस को चिल्लाकर कहता है, जो भी आउटसाइडर दिखे उसे किसी भी कीमत पर खत्म कर दो। ये सुनकर हमारा हीरो हिल जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि ये लोग सीधे सीधे मर्डर तक कर सकते हैं। जैसे ही वो देखता है कि रेडर्स निर्दोष लोगों पर टूट पड़े हैं, वो सोचता है कि यहाँ से जान बचाकर भाग जाना ही सबसे समझदारी भरा कदम होगा। तभी हयोंग और उसकी टीम सीन पर पहुंचती है और माहौल पलटने लगता है। हमारा लड़का फौरन समझ जाता है कि अब वो बहुत बड़ी ट्रबल में है। रेड लीडर हयासोंग का मजाक उड़ाते हुए हंसता है और कहता है कि उसकी ये टुकड़ों में बनी टीम कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हयासोंग शांति से जवाब देता है, लोगों को मारकर और बॉस चुराकर बच निकलने का ख्वाब देखना बेवकूफ़ी है। फिर वो पागल हंसी के साथ कहता है कि कोई इनका नाम तक याद नहीं रखेगा और सीधा रेडर्स के बीच कूद पड़ता है, जैसे वो लोग उसके लिए कुछ भी नहीं। तभी एक लड़का हमारे हीरो को हल्के से धक्का देता है और कहता है, हटो रास्ते से। और जियोन अब सोचने लगता है कि इस पूरे डिजास्टर से कैसे बाहर निकले। तभी बॉस सभी पर हमला करना शुरू कर देता है और रेडर्स ये तय करते हैं कि राइवल पार्टी को हराने का सबसे आसान तरीका है कि पहले उनके हीलर्स को खत्म कर दिया जाए। जैसे ही चारों तरफ केओस फैलता है, जियोन की हालत वैसी हो जाती है जैसे कोई लीग प्लेयर टीम फाइट में फंस गया हो। वो बुरी तरह पसीने में भीग जाता है, बेतहाशा सोचते हुए कि आखिर कैसे इस बॉस को गिराए इससे पहले कि सब कुछ हाथ से निकल जाए। तभी हियुंग सीधे मीट शील्ड्स को चीरता हुआ निकलता है जैसे कोई किलिंग मशीन, और जो भी सामने आता है उसे काटता चला जाता है। उधर हिजी और उसका भाई बग मॉन्स्टर्स का सफाया कर रहे होते हैं। तभी एक रेडर पीछे से हिजी पर हमला करने की कोशिश करता है। ठीक उसी पल नीली लपटें उठती हैं और एनपीसी के चारों ओर भभकती हैं और रेडर को एक सेकंड में राख बना देती हैं। हिजी हैरान रह जाती है और पीछे खड़े रोब्ड फिगर की तरफ देखती है, जो उन खूबसूरत मगर घातक फ्लेम्स को कंट्रोल कर रहा होता है। जब उसका भाई उसके पास भागते हुए आता है तो हिजी कहती है कि वो रहस्यमयी आदमी अपनी ही टीम पर हमला कर गया, सिर्फ उसे बचाने के लिए। इसी बीच टाइमर धीरे धीरे मिडनाइट के करीब पहुंचता है और हमारा हीरो हियोंग्स पार्टी के बीच से सोनिक की तरह दौड़ता है, बस अपनी जान बचाने के लिए। क्लॉक जैसे ही मिडनाइट पर पहुंचती है,
जियोन फौरन अपना फोन निकालता है अगला स्किल कॉपी करने के लिए। उधर शांत चेहरा लिए नाइट अब भी मॉन्स्टर्स को लाइक अ टोटल बॉस काट रहा होता है। उसी वक्त जियोन अपना नया बफ एक्टिवेट करता है और दुश्मनों की तरफ उंगली उठाता है। एक फायरबॉल फेंकता है जो किसी ज्वालामुखी की तरह फटता है और मॉन्स्टर्स को राख में बदल देता है। ये देखकर ह्यूंग पूरी तरह स्पीचलेस रह जाता है। वो दृश्य देखकर रेड लीडर अपनी जीप पर क्लिक करता है। गुस्से में और मजबूरी से जियोन के साथ मिलकर बाकी के ट्रैश मॉब्स को निपटाने की योजना बनाता है। बफ्स की बाढ़ में डूबा जियोन अपने ब्लड फ्रेंजी स्किल के प्रभाव में पूरी तरह से पागल हो जाता है, हर किल के साथ अपनी स्टैट्स को बढ़ाता हुआ। और अंत में वो बॉस पर आखिरी स्कॉर्चिंग फायरबॉल फेंकता है जिससे वो गहरी नींद में चला जाता है। ब्लास्ट से सब कुछ झलकर राख हो जाता है और रेडर्स हैरान होते हैं कि क्या वो आखिरी बार सच में काम कर गया। लेकिन जियोन की खुशी जल्द ही फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है जब उसे एहसास होता है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ। बॉस अचानक अपनी आखिरी फेज में चला जाता है। फिर अपनी विशाल सोर्ड निकालते हुए वो इसे इतनी ताकत से जमीन पर पटकता है कि हीजीज ब्रदर मुश्किल से अपनी डिफेंसिव स्किल से शॉक वेव को ब्लॉक कर पाता है। इम्पैक्ट से सब कुछ और सभी जैसे रैगडॉल्स की तरह उड़ जाते हैं और जियोन को महसूस होता है कि अब उसकी मौत बस कुछ ही दूर है। तभी अचानक एक अजनबी शख्स आकर उसे बचा लेता है। जियोन उस शख्स को देखकर पूरी तरह से चुप रह जाता है और वो आदमी आराम से कहता है कि अब वो उस पर एक फेवर का कर्जदार है, कोई बड़ी बात नहीं। हीजीज ब्रदर से बचने के बाद जियोन बिना समय गवाए अपना फायरबॉल स्किल कनेल की तरफ फेंकता है और उसे एक ही पल में नष्ट कर देता है, ठीक हियोंग्स चेहरे के सामने। कनेल गिरता है और उसके आसपास गिरे लूट से साफ जाहिर होता है कि ये एक बॉस सिस्टम का हिस्सा था। हाइसुंग कदम बढ़ाता है बॉस सिस्टम को पुनः प्राप्त करने के लिए और रेडर्स को सख्ती से चेतावनी देता है कि वो बिना कोई हंगामा किए साइड हो जाएं। रेड लीडर जो बॉस मॉन्स्टर खुद के लिए लेने की योजना बना रहा था, पलटकर जवाब देता है और सभी को याद दिलाता है कि किसी को भी उनकी मेज की ताकत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस बीच जियोन को एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें बताया जाता है कि मेन क्वेस्ट पूरा हो चुका है और अब उसे ट्यूटोरियल फील्ड में टेलीपोर्ट किया जाएगा जहां उसे अपने रिवॉर्ड्स चुनने का मौका मिलेगा। रेडर गाय जियोन को घूरता है और महसूस करता है कि जियोन उसे कहीं से जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन फिर भी उसे समझ में नहीं आता कि ये शख्स कौन है। ठीक उसी पल जियोन आराम से रिवॉर्ड उठा लेता है जो बॉस मॉन्स्टर से गिरा था। जैसे ही मास्क्ड रेडर को समझ में आता है कि सामने खड़ा शख्स वही बदनाम साइकोपैथ है, जियोन बड़ी मुस्कान के साथ कहता है, चूंकि मैंने इसे हराया है, ये लूट तो मेरा ही है। मास्क्ड गाय और हियोंग दोनों भागकर आइटम को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक इससे पहले जियोन का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और टेलीपोर्टेशन पूरा कर लेता है, जिससे सब पीछे फ्यूमिंग करते रह जाते हैं, पूरी तरह से जानते हुए कि उन्हें स्कैम्ड कर दिया गया है। जब जियोन ट्यूटोरियल फील्ड में पहुंचता है तो वो सोचने लगता है कि क्या उसने सच में उन सभी को स्कैम किया था। तभी उसके सामने एक के बाद एक नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ जाती है जिससे वो पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड हो जाता है। वो ये सोचने की कोशिश करता है कि ये सभी क्या सिर्फ रिवॉर्ड अलर्ट्स हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पढ़ पाता, एक छोटी सी फेरी प्रकट होती है और खुद को ईगो बताती है। वो कहती है कि अब वो उसकी ऑफिशियल ट्यूटोरियल असिस्टेंट है और चूंकि जियोन ने अपना मेन क्वेस्ट पूरा कर लिया है, उसका काम है उसे बाकी ट्यूटोरियल में गाइड करना। जियोन थोड़ी घबराहट महसूस करता है और कहता है कि कभी किसी ने ट्यूटोरियल असिस्टेंट के बारे में नहीं बताया था। फिर सोचता है कि ये क्या एक्स लेवल यूनिक ट्रेड्स के कारण उसे मिल रहा है। छोटी ईगो फेरी शिष्टता से पूछती है कि क्या उसे रिवॉर्ड कलेक्शन प्रोसेस शुरू करना चाहिए। जब जियोन सहमति देता है तो वो एक पैनल उठाती है जिसमें डिटेल्ड ट्रेड अपग्रेड का विकल्प होता है। वो बताती है कि ट्रेड अपग्रेड्स एक तरह से सेकंड डैश एवोल्यूशंस की तरह काम करते हैं और ये किसी की एबिलिटीज को नए और अधिक डिटेल्ड ट्रेड्स के साथ बढ़ाते हैं। फिर वो जियोन की मौजूदा एबिलिटीज की पूरी लिस्ट दिखाती है और उसे एक अपग्रेड चुनने के लिए कहती है। जियोन इस पर सोचने लगता है और पहले अपनी अनईयर्ड इनकम स्किल को अपग्रेड करने का विचार करता है, सोचते हुए कि इससे उसकी एसपी बढ़ेगी। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो अभी बहुत कमजोर है और अगर रेड मिडनाइट से पहले हुआ होता और उसकी स्किल्स रीसेट न हुई होती तो शायद वो कनेल को हराने का मौका भी नहीं पाता। सब कुछ ध्यान में रखते हुए उसने फैसला किया कि स्किल्स की संख्या बढ़ाना सबसे समझदारी वाला कदम होगा। इसलिए उसने स्किल कॉपी के लिए सैंपल चुना और उसे बड़ा अपग्रेड दिया। हालांकि उसे थोड़ा लेट डाउन होता है कि ये 2 पार्ट्स तक ही सीमित हो गया, लेकिन फिर भी दिन में 4 बार कॉपीज मिलना उसे उत्साहित करता है। अब उसे उम्मीद है कि शायद वो इसे 8 तक बढ़ा सके। ईगो फिर पूछती है कि क्या वो बाकी अनक्लेम्ड रिवॉर्ड्स चेक करना चाहेगा और जियोन तुरंत हाँ कह देता है। रैंडम आइटम बॉक्स से
उसे एक सोर्ड मिलती है जो फायरी एक्सप्लोजन्स पैदा करती है। जब उसे फिर से एक फायर एट्रीब्यूट आइटम मिलता है तो वो परेशान हो जाता है कि उसे जो भी मिलता है वो हमेशा फायर से जुड़ा होता है, और जाहिर तौर पर ये नई सोर्ड भी इससे अलग नहीं है। फिर आता है स्किल मास्टर रिवॉर्ड बॉक्स मुख्य क्वेस्ट से, जो उसे काफी खुश कर देता है क्योंकि इसमें जो एसपी मिलता है वो उसे बड़ा फायदा पहुंचाता है। लेकिन आश्चर्य यहीं खत्म नहीं होते। उसे एक अतिरिक्त रिवॉर्ड भी मिलता है जो उसकी एक एबिलिटी में नया सब ट्रेड जोड़ता है, और इस बार उसे विकल्पों की एक नई रो मिलती है। अब खुश होकर वो जल्दी से उस आइटम को चेक करता है जो उसने बॉस से लिया था। वह उत्साहित होकर देखता है कि ये एक एसएस ग्रेड कैनल्स कर्स्ड नेकलेस है जो उसे एक मैसिव स्टैट बूस्ट देता है, जिससे वो चौंक जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर बॉस ड्रॉप इतना शक्तिशाली था तो बॉस स्किल तो और भी डरावना होगा। जिज्ञासा के चलते वो उसे चेक करता है और सचमुच पाता है कि अगर बॉसेस एचपी 10% से नीचे गिर जाता तो फॉलन एंजल को पूरी हेल्थ रिस्टोर के साथ 50% स्टैट इंक्रीज मिलता, जिससे जियोन के लिए उसे अकेले हराना नामुमकिन हो जाता। इसी बीच वो नोटिस करता है कि उसका एसपी अब 20,000 के पार जा चुका है। बिना वक्त गवाए वो अपनी एबिलिटीज में इन पॉइंट्स को डालने शुरू कर देता है। सबसे पहले सेफ्टी स्किल के सैंपल को। वो लगातार उन पॉइंट्स को अपग्रेड करता है और हर अपग्रेड के साथ अपनी ताकत और मजबूती बढ़ाता है। अंत में जब वो सब पूरा कर लेता है तो थका हारा होकर फर्श पर गिर जाता है, संतुष्ट और आराम करते हुए। ठीक तभी ईगो उसे बिना किसी चेतावनी के यह कह देती है कि असली ट्यूटोरियल अब शुरू होने वाला है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या वो मेन क्वेस्ट की आखिरी लाइन याद करता है। जॉन सोचने लगता है और धुंधला सा कुछ याद करता है, कुछ ऐसा जो अर्थ और ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के बारे में था। तो वो फेरी को देखता है और पूछता है कि इसका मतलब क्या था। ईगो बिना कोई झिझक किए उसे बताती है कि इसका मतलब ये है कि उसकी पूरी वर्ल्ड अब एक इन्वेडर्स द्वारा नष्ट होने के कगार पर है, जो दूसरी डिमेंशन से आ रहे हैं। इस बीच अर्थ पर एक स्क्वाड सोल्जर्स पोर्टल गेट के पास खड़ा है, निगरानी रखने के लिए। रेड खत्म होने के बाद हाईसुंग रिपोर्टर्स के सामने खड़ा होता है और बताता है कि उनकी पार्टी ने रेडर्स से बुरी तरह से पिटाई खाई, जिन्होंने बॉस को चुराया। वो यह भी जोड़ता है कि कम से कम बॉस को हराया गया, भले ही वो पागल लोग फाइनल ब्लो के बाद भागने में सफल हो गए। एक जर्नलिस्ट पूछता है कि बॉस ने क्या गिराया, और ह्यूंग जवाब देता है कि ये निश्चित रूप से कुछ है जो स्टैट्स बढ़ाता है, लेकिन ज्यादा डिटेल्स की बार बार जिद करने से उसका मूड खराब हो जाता है। तो वो मुड़कर बताता है कि उसके पास अब और कुछ कहने को नहीं है। अपने अपार्टमेंट में आराम से बैठी फायर लेडी लाइव ब्रॉडकास्ट को फोन पर देख रही है। उसका भाई आराम से कहता है कि वो आदमी जिसने उसे बचाया था अगर अकेले ह्यूंग का सामना करता तो शायद वो पैनकेक की तरह पिचक गया होता। इस बीच फायर लेडी जियोनन को कॉल करती है, ये जानने के लिए कि हमारा लड़का आखिर कौन है, क्योंकि जबकि विजर्ड रोब बेसिक हो सकती है, एक फायरबॉल जो बॉस को एक ही बार में मार गिराता है, ये कोई भी नहीं कर सकता। वो अपने भाई को अनदेखा करते हुए कॉल कनेक्ट करती है, फिर खुशी खुशी जियोन को हेलो कहती है और सीधे पूछती है कि क्या वो वही मेज है जिसने उसे रेड में बचाया था। वो इसे हल्के में लेना चाहता है और सब कुछ लो की रखने की कोशिश करता है, लेकिन फायर लेडी उसकी गियर और बेटा मेल फिजिक से उसे पहचानने में काफी तेज है। फिर भी वो इसे प्ले डम करने की कोशिश करता है। वो शांति से जवाब देता है कि उसने रेड में भाग नहीं लिया और माफी मांगता है कि वो ऐसी डेंजरस मिशन में मदद नहीं कर सका। फिर वो हाई और उसके भाई को चौंकाते हुए कहता है कि वो तो इस वक्त बाथरूम में ही गूनिंग कर रहा था, और बताता है कि वो कॉल काटने वाला है। अपने घर पर जियोन थोड़ा आराम महसूस करता है, ये जानकर कि अब शायद वो फायर लेडी की कॉल्स से थोड़ी देर के लिए छुटकारा पा जाएगा। फिलहाल उसे अपनी टोटली आउट ऑफ हिज लीग क्रश से एक ब्रेक मिलता है और उसका मन ट्यूटोरियल वर्ल्ड में फिर से घूम जाता है, जहां वो आवाज लगातार उसके कानों में गूंज रही थी, जो उसे याद दिला रही थी कि दुनिया मॉन्स्टर्स से खतरे में है और उसे इसे बचाने की जिम्मेदारी मिली है। वो आगे बताती है कि उसकी स्किल मास्टर पावर एक अनोखी लेकिन ब्रोकन एबिलिटी है जो उसे हेवनली बीइंग्स ने इस मिशन के लिए दी है। अब भी पूरी तरह से क्लूलेस होकर वो पूछता है कि आखिर उसे चुना ही क्यों गया, क्या उसका किसी डिवाइन चीज से कोई कनेक्शन है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि वो तो बस एक गूफ बॉल है जिसमें कुछ भी खास नहीं है, और आवाज उसे बस इतना कहती है कि स्टॉप ओवर थिंकिंग। फिर वो समझाती है कि वो एक स्पेशल यूजर है जिसने अब तक कई बीस्ट्स को मारा है और बड़े रिवॉर्ड्स हासिल किए हैं। फिर एकदम सीरियस टोन में वो सच बता देती है, उसे इसमें कोई चॉइस नहीं है। जब वो पूछता है कि वो बकवास क्या कर रही है तो आवाज शांत लहजे में कहती है कि वो कोई बड़ा आदमी या हॉट शॉट नहीं है, बस एक ऐसा इंसान है जो डिवाइन शार्ड्स के साथ पैदा हुआ और उसे हीरो चुना गया है जो दुनिया को बचाएगा। और वो अपनी ये ओवर पावर्ड स्किल कैसे इस्तेमाल करता है, ये पूरा फैसला उसी का है। सब कुछ समझा देने के बाद वो पूछती है क्या वो बस ये बस्टेड स्किल यूज करके इजी गेन्स उठाना चाहता है
या वाकई में दुनिया बचाने की जिम्मेदारी लेना चाहता है। आखिर में वो कहती है कि बीइंग अ हीरो का मतलब ये नहीं होता कि उसे हमेशा मुश्किल रास्ता ही चुनना पड़े। चॉइस पूरी तरह उसी की है। प्रेजेंट में वापस लौटते हुए जियोन सोचता है कि दुनिया बचाना जैसी बातें उसके जैसे बेटा लूजर के बस की नहीं है। उसके लिए तो क्रिस्पी चिकन और ठंडी बियर एक हॉट बाथ के बाद कहीं ज्यादा खुशी देने वाली चीज है। उधर ही जी अपने घर में बैठकर पूरी तरह एक्साइटेड है, क्योंकि अब उसे पक्का यकीन हो गया है कि वो मिस्ट्री रोब्ड मेज असल में जियोन ही है। सब कुछ उसकी फायर स्लिंग मेनियक वाली पहचान से मेल खा रहा है। उसका भाई चुपचाप उसे घूरता है, जबकि वो कहती है कि जब तक वो जियोन से आमने सामने नहीं मिलती तब तक वो पूरी तरह श्योर नहीं हो सकती। वो पूछता है कि वो क्यों एक लूजर को लेकर टीनेज गर्ल की तरह पागल हुई जा रही है। एस रैंक्ड वाले हिस्से की ओर इशारा करते हुए वो मुस्कुराती है और बताती है कि उनके जैसे यूजर्स जो एस रैंक फील्ड्स में लड़ते हैं कभी भी मर सकते हैं, इसलिए अगर उसे टॉप तक पहुंचना है तो उसे उस साइको मेज को अपने साथ रखना होगा। ये बात उसके भाई को ज्यादा हैरान नहीं करती और वो थककर कहता है कि उसे अपनी अनोइंग लिटिल सिस्टर से निपटते निपटते अब बोरियत होने लगी है। वो उसे सलाह देता है कि अगर वो सच में टॉप पर पहुंचना चाहती है तो हर काम में इस तरह सिर घुसा देने से बाज आना चाहिए, लेकिन वो फिर उसे इग्नोर कर देती है और जल्दी से कैलकुलेशन करने लगती है, ये सोचते हुए कि जियोनन आखिर किस टाइप का लड़का है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रिडिक्ट करती है कि अगली बार वो डी रैंक स्पाइडर केव जाने वाला है, जिससे उसका भाई उसे हाई ऑन कोपियम समझते हुए घूरने लगता है। अगले दिन उसका एक्सप्रेशन एकदम डेड फ्लैट होता है जब वो हाई को जियोन से कैजुअली बात करते हुए देखता है, जो बस अपना लूट बेचने आया है। बिना किसी हिचक के हाई उससे कहती है कि कट दी एक्ट और साफ साफ बताओ, क्योंकि वो उसे हर एंगल से पहचान चुकी है। जियोन कूल बनने की कोशिश करता है और कहता है कि वो तो बस एक फ्रेंडली नेबरहुड हीलर है और कुछ नहीं, लेकिन वो ये बात खरीदने को बिल्कुल तैयार नहीं लगती। अपनी बहन को उस पैथेटिक एक्सक्यूज फॉर अ मैन को बुली करते देख उसका भाई लंबी सांस छोड़ता है और हाथ उठाता है। वो जियोन से कहता है कि उन्हें अब निकलना है और ऑफर करता है 500 एन आवर। वो उसे घसीटते हुए वहां से ले जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी बहन की सोच बदलवाना एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है। जब दोनों थोड़ी दूरी बना लेते हैं तो वो कैजुअली उस फेवर की बात छेड़ता है जो जियोन पर बकाया है। जियोन उसकी कलाई झटकते हुए थके स्वर में कहता है कि वो बस इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि उन्हें उसे फैट स्टैक ऑफ कैश दिया जा रहा है। ये सुनते ही हाई खुशी से चमक उठती है, लेकिन रवाना होने से ठीक पहले जियोन घबरा जाता है और पसीने पसीने हो जाता है। फिर हिचकिचाते हुए कहता है कि चिल हर मेलन्स, क्योंकि उसे अभी एक भारी डंप लेना है। ये सुनकर हीजी उसे एक स्मग ग्रिन देती है, क्योंकि उसने तो पहले ही अपनी पर्सनालिटी नोट्स में फ्रीक्वेंट डायरिया लिख रखा था, जिससे उसके भाई की आंखें डर और हैरानी से फट जाती हैं। जब वो वापस लौटता है तो फायर लेडी बिना किसी लिहाज के सीधा पूछ लेती है, क्या वो वही विजर्ड है जो कनाल रेड में मदद करने के बाद गायब हो गया था, और क्या वही फ्रीक है जिसे लोग साइकोपैथ कहते हैं। लेकिन जियोनन फिर से बहाना बनाने लगता है, कहता है कि उसने ठीक से सुना नहीं और उसे समझ नहीं आया कि हेडी ने क्या कहा। जैसे ही ये तीनों डी क्लास फील्ड के स्पाइडर होल से गुजरते हैं, लड़की जिद पर अड़ी रहती है। वो यहाँ तक कह देती है कि वो उसकी सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी और बताती है कि वो भी इसी इंडस्ट्री में काम करती है। जुएन अपने माथे से पसीना पोंछता है, समझ जाता है कि अब बात छिपाना मुश्किल है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि ये बात किसी और से न कहे। जब वो वादा कंफर्म करती है तो वो बोलती है कि अब सब समझ आ रहा है, क्योंकि जुएन में उससे ज्यादा मैजिक पावर है। हमारा लड़का जल्दी से सफाई देता है कि ये सब गियर बोनसेस की वजह से है। हाई उससे पूछती है कि वो बफ और हीलिंग के लिए कौन सा स्किल बुक यूज करता है। तभी उसका भाई दोनों को रोक देता है और बताता है कि ये डंजन थोड़ा हाई लेवल फील्ड लग रहा है, जहां बहुत से मॉन्स्टर्स छिपे हो सकते हैं। वो दोनों को डांटता है कि मजाक बंद करो और सीरियस हो जाओ। जुएन अपना फायर फ्लेम सोर्ड अनशीथ करता है और कूद पड़ता है, ये डिक्लेयर करते हुए कि वो रास्ता क्लियर करेगा। उसकी सोर्ड देखकर हायागी चौंक जाती है और सोचती है कि कहीं जुएन भी मैजिक सोर्ड यूजर तो नहीं। एक्सक्यूज मास्टर होने के नाते जैन फिर से एक बहाना गढ़ता है। वो कहता है कि वो एक स्टाफ अफोर्ड नहीं कर सकता था और उसकी मैजिक पावर स्टैट देखते हुए ये सोर्ड बिना कुछ के मुकाबले बेटर ऑप्शन है। अब जुएन सीरियस हो जाता है और फायर से आइस स्पीयर में स्विच करता है। एक स्किल मास्टर होने के नाते वो हर तरह के स्किल्स यूज कर सकता है और इस बार वो आइस स्पीयर को टेस्ट करता है। इतना ही नहीं, उसका स्किल मास्टर स्टेटस उसे एबिलिटीज कंबाइन करने का भी एडवांटेज देता है। वो अपनी पोजीशनिंग स्किल को आइस स्पीयर के साथ कंबाइन करता है। इससे उसकी आइसिकल्स पॉइजन से इम्ब्यू हो जाती हैं और वो काफी सारे स्पाइडर्स को गिरा देता है। फिर वो अपनी कैटलिस्ट स्किल्स एक्टिवेट करता है जो पॉइजन के इफेक्ट को एम्पलीफाई कर देती हैं। जब स्टैक 3 तक पहुंचती है तब ये पॉइजन क्रिटिकल बन जाती है, भले ही इतनी स्ट्रांग नहीं,
पर यह आइस मैजिक भी काफी काम की है। जुयन समझ जाता है कि इससे वो आसानी से बच सकता है। हीजी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती और पूछती है कि क्या वो अभी फायर मेज नहीं था। जुयन उसे कोई साफ जवाब नहीं देता। बाद में ये ट्रियो एक कैफे में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जबकि जियन थोड़ा ग्लूमी लग रहा होता है। वो तो चाहता था कि जैसे ही हंट खत्म हो वो भाग निकले। उसका माइंड फिर से डंजन वाली फाइट पर चला जाता है, जहां उसने एक ही शॉट में बॉस मॉन्स्टर को बहुत डैमेज दिया था और पूरी क्वीन स्पाइडर की सोल अब्सॉर्ब कर ली थी। इसी वजह से हीजी और उसके भाई को कुछ नहीं मिला और अब उसे गिल्ट में उनके साथ खाना शेयर करना पड़ रहा है। जुयन अपनी ड्रिंक का एसआईपी लेते हुए उन थॉट्स को पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो मैनिक लड़की एक नया प्रपोजल देती है। वो बताती है कि फील्ड में सिर्फ मॉन्स्टर्स ही थ्रेट नहीं है, पीवीपी भी होता है, जहां अलग अलग पार्टीज आपस में लड़ पड़ती हैं। वो कुछ और बातें करती है और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट उसकी तरफ फेंक देती है। जब जुयन उससे कॉन्फर्मेशन मांगता है तो वो कहती है कि इस इंडस्ट्री में रिलायबल यूजर्स मिलना मुश्किल है और अब जब उनके बीच एक सीक्रेट है तो सब बदल गया है। वो उसे साइन करवाने के लिए हर पॉसिबल तरीका आजमाती है, यहाँ तक कि एक फ्री ऑफिस टेल भी ऑफर करती है जिसमें एक आदमी को चाहिए हर लग्जरी मौजूद है। जुयान कॉन्ट्रैक्ट को ग्लांस करके कहता है कि कंडीशंस इतनी अच्छी हैं कि मना करना मुश्किल है, और वो साइन कर देता है। इसके बाद वो परसिस्टेंट लड़की उसे एक डेबिट कार्ड देती है और कहती है कि जो चाहिए खरीद लो। साथ ही वो ये भी अश्योर करती है कि फील्ड हंट से मिलने वाले पैसों का हिसाब वो खुद रखेगी। हाई उससे पूछती है कि क्या उसे और कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, जिस पर जियन अपना सिर हिला देता है, मतलब नहीं। वो एक ऐसे बच्चे जैसा बिहेव करता है जिसकी हर विश पूरी हो गई हो। इसके बाद वो हीजी के साथ हंटिंग पर निकलता है और इस बार उसे हंटिंग पहले से भी आसान लगती है। साथ ही वो थोड़ा शाई फील करता है, रियलाइजिंग कि उसकी मैनेजर कितनी क्यूट है। अब वो अपने रोल मॉडल से जेलसी फील नहीं करता। अब जब उसके पास स्किल है, उसे लगता है जिंदगी काफी सही चल रही है। वो सोचता है कि अगर फायरबॉल को ब्लड कॉम्बैट एक्स के साथ कंबाइन किया जाए तो शायद एक पावरफुल अटैक बन जाए। इस आइडिया से एक्साइटेड होकर वो जंप करता है और अपनी नई मैनेजर से कहता है कि फील्ड चलने की तैयारी करे। अगले दिन हीजी का भाई उसे सस्पिशियस नजरों से देखता है क्योंकि हीजी पूरी तरह से लव स्ट्रक लग रही होती है। वो पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि जियन इतना ट्रस्टवर्दी है कि बस 3 लोग मिलकर सी रैंक फील्ड को टैकल कर सकते हैं। वो बेपरवाही से कंधे उचकाती है और कहती है कि वो लोग तो काफी समय से करना चाहते थे, लेकिन उसका भाई उसे याद दिलाता है कि उस फील्ड की रिकमेंडेड लेवल उनसे कहीं ज्यादा है। तभी हमारा लड़का, जो अभी बस लेवल पेम्ब्रिंग का स्क्रब है, सीन में एंट्री करता है और बोलता है, टेंशन मत लो। वो बड़ा लड़का बिना हिचक ये कह देता है कि जियान इस पार्टी में साफ तौर पर सबसे कमजोर है और एक इनकम्प्लीट पार्टी फील्ड को और भी ज्यादा मुश्किल बना देती है। लेकिन हमारा बॉय बस इतना कहता है, कोई बात नहीं, मेरी ब्रोकन ब्लड फ्रेंजी स्किल काफी है सबको कैरी करने के लिए, नो प्रॉब्लम। सी रैंक डंगोनन के अंदर, जो अपने स्नीकी प्लांट मॉन्स्टर्स के लिए जाना जाता है, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से बाहर कूदते हैं, अधिकतर लोग कम से कम 2 वाइड रेंज डैमेज डीलर्स साथ लाते हैं ताकि सरवाइव कर सकें। लेकिन इस पार्टी में कुछ अलग है। जुएन बिना पलक झपकाए एक फायरबॉल फेंकता है और वुड मॉन्स्टर्स को जलाकर राख कर देता है। ये देखकर सिबलिंग्स शॉक में उसे घूरते रह जाते हैं, जैसे उसके लिए ये सब नो बिग डील हो। अपनी यूजुअल लूजर फेस के साथ जियान काफी कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसकी ट्रेट उसके फायर मैजिक को लिमिट से भी आगे पुश करती है। उसका बस्टेड कॉपीड स्किल्स को चेन में यूज करने का प्लान परफेक्टली वर्क करता है। वो एक के बाद एक एक्सप्लोसिव फायर वेव्स छोड़ता है, मॉन्स्टर्स को मैसिव बर्स्ट्स में खत्म करते हुए, बस ये दिखाने के लिए कि वो कितना ओवरपावर्ड है। हीजी का भाई चुपचाप उसे घूरता है, जबकि हमारा बॉय अपने आप पर हंसता रहता है जैसे कोई क्रीपी विलन हो, और हीजी बस उसे उसी डिसअपॉइंटेड नजरों से देखती है, जबकि वो पूरी तरह फायर स्पेल्स में डूबा हुआ अपनी किलिंग स्प्री के बीच ऑलमोस्ट खुद को गीला कर रहा होता है। उधर एक डिस्काउंट जेम्स बॉन्ड जैसा बंदा दूर खड़ा उसे देख रहा होता है। उसकी नजरें जियान पर जमी होती हैं। लगता है वो लाइव स्ट्रीम कर रहा है और किसी स्क्रीन पर सब दिखा रहा है। फिर वो काल्मली अपने बॉस को रिपोर्ट करता है कि टारगेट इन साइट। टर्न्स आउट उस स्ट्रीम के पीछे जो आदमी सब देख रहा है वो असली रेड बॉस है, और जैसे ही वो उस बंदे को पहचानता है जिसने उसकी प्लानिंग बिगाड़ी थी, उसके चेहरे पर एक डरावनी सी स्माइल फैलने लगती है, जैसे वो इसी पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। इधर जियान नॉन स्टॉप मॉन्स्टर्स को स्टीम रोस्ट करता रहता है, पीछे शाइनी लूट का एक ट्रेल छोड़ता हुआ, जैसे टूटी हुई उम्मीदों की कतार। दुश्मनों की लाशों पर बिना इमोशन के चलते हुए वो कैजुअली लूट उठाता है और अपने आप पर हंसता है, अमेज्ड कि उसकी लेवल कितनी तेजी से बढ़ रही है। तभी उसकी नजर एक सिल्वरी शाइनी चीज पर पड़ती है। वो बिना सोचे समझे उसे उठाकर बड़ी सी स्माइल के साथ खींच लेता है। ये भी नहीं देखता कि वो कोई आइटम है या बस कोई बेकार चीज। लेकिन वाइब एकदम पलट जाती है जब उसे एहसास होता है कि वो शायद किसी इंसान के रिमेन्स पकड़े हुए हैं। फिर तो वो इतना तेज चीखता है
जैसे कोई छोटी बच्ची डर गई हो। उसकी आवाज सीधा हीजी और उसके भाई तक पहुंच जाती है। दोनों जल्दी भागते हुए आते हैं और पूछते हैं क्या सब ठीक है। वो जल्दी से एक्सप्लेन करता है कि यहाँ एक पूरा डेड बॉडी पड़ा है और शायद उससे कोई एक्सीडेंटल अनअलाइविंग हो गई हो। लेकिन हीजी थोड़ा गौर से देखकर पूरा शर्लॉक होम्स बन जाती है और कहती है रिलैक्स करो, ये स्केलेटन बहुत साफ है, यानी ये कोई फ्रेश किल नहीं है। वो अंदाजा लगाती है कि ये शायद कोई यूजर था जिसे कंप्लीटली लूट कर लिया गया है, क्योंकि वहां कोई आर्मर या वेपन नहीं छोड़ा गया। फिर वो कैजुअली सजेस्ट करती है कि अब चलना चाहिए और जल्दी इस जगह से निकल जाना चाहिए। उसका इतना लेड बैक एटीट्यूड देखकर जियान पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। जब वो उसे ऐसे देखता है जैसे कुछ समझ नहीं आया, तो हीजी समझाती है डंगो नन में मर्डर होना बहुत कॉमन है और सबसे खराब बात यह है कि इसे कभी भी प्रॉपरली प्रूव नहीं किया जा सकता। जियान ये सब सुनकर शॉक हो जाता है कि वो कितनी डिटेल्स जानती है और सीधे पूछ बैठता है क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है। वो मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि हाँ, एक बार वो खुद भी ऐसी सिचुएशन से बची थी और जिसने ट्राई किया था वो उसी की अपनी पार्टी का बंदा था। वो बता देती है कि एक बार जब वो दोनों साथ हंटिंग पर गए थे तभी उस बंदे ने पीछे से उस पर अटैक कर दिया था किसी स्पेशल चीज को चुराने के लिए। और अनलाइक मॉन्स्टर्स, जब कोई ह्यूमन टीममेट तुम पर पीछे से वार करता है तो पहचानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। फिर उस सीरियस मूड को तोड़ते हुए वो मजाक करती है देखो मैं इतनी हॉट हूं, शायद उसे मेरे गियर से ज्यादा कुछ और चाहिए था। और फिर कैजुअली कबूल करती है कि वो उसका पहला अनअलाइव मोमेंट था। हिजी का भाई उसे बस चुपचाप घूरता रह जाता है, जबकि वो कंधे उचकाकर हंसते हुए कहती है क्रीप्स जैसे वो डिजर्व करते हैं कि उन्हें रोस्ट कर दिया जाए। तो ऑनेस्टली मुझे उस वक्त कोई गिल्ट नहीं हुआ। सब कुछ खत्म होने के बाद हीजी जुएन से कहती है कि सोते वक्त एक आंख खुली रखना, क्योंकि बाहर बहुत सारे क्रेजीज घूम रहे हैं, और साथ में ये भी कि उसे उसके हैंडसम भाई पर बैकअप के लिए भरोसा करना चाहिए, बिल्कुल अनअवेयर कि जुएन की फिजिकल स्टैट्स उसके भाई को पीछे छोड़ देती हैं। जुएन अपनी यूजुअल स्मग लुक के साथ बोस्ट करता है कि वो तब तक नहीं गिरेगा जब तक सामने हानियल जैसा कोई डरावना ना हो। ये सुनकर हीजी हंसती है और कहती है कि चलो कम से कम कहने की हिम्मत तो रखता है। लेकिन जैसे ही वो कहती है कि वो सीरियस है, तभी अचानक उनके पैरों के पास एक छोटा फेरोमोन बॉम्ब गिरता है जो एक इंटॉक्सिकेटिंग गैस छोड़ता है। गैस लगते ही तीनों लड़खड़ाने लगते हैं और उनके घुटनों में वीकनेस सी आ जाती है। उसी वक्त डरावने पेड़ों जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स की भीड़ चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। तो शील्ड ब्रो सामने कूदता है और प्रॉपर टैंक की तरह ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जियान एज फियरलेस एज एवर उसे पूरी तरह इग्नोर करता है और स्ट्रेट मॉन्स्टर्स की तरफ चार्ज कर देता है जैसे कोई टोटल बॉस हो, चिल्लाते हुए आई गॉट दिस अंडर कंट्रोल। लेकिन उसे पता नहीं होता कि उस बजट जेम्स बॉन्ड की क्रॉसबो पहले ही लॉक्ड और लोडेड है और उस बोल्ट पर प्रैक्टिकली जुएन का नाम लिखा है। जैसे ही वो बोल्ट फायर होता है, जुएन का स्पाइडी सेंस एक्टिवेट हो जाता है और जैसे ही वो उसकी बॉडी से टकराता है, वो मोटा स्टील एरो उसकी स्किन से ऐसे टकराता है जैसे किसी दीवार से जा भिड़ा हो। बेसिकली इट बाउंसेस ऑफ। सिबलिंग्स चिल्लाते हैं और जुएन उस फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट को देखकर हंसते हुए उस हिटमैन का मजाक उड़ाता है। सीरियसली यू थॉट दिस टूथपिक कुड टेक मी डाउन। लेकिन उसकी ये हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि तभी एक नास्टी कॉम्बो स्टन, स्लो और पेन डिबफ उस पर एक साथ हिट करता है और उसे वहीं गिरा देता है। जुएन घुटनों पर गिरकर दर्द से कराहता है और सिबलिंग्स बस फ्रोजन खड़े उसे गिरते हुए देखते हैं। दूर खड़ा वो शेडी बंदा इस पल को पूरी तरह एंजॉय कर रहा होता है। उसके चेहरे पर एक वाइड ग्रिन फैल चुकी होती है, जैसे उसने बहुत टाइम से इसी पल का इंतजार किया हो। जुएन जमीन पर स्लैम्ड हो जाता है और किम हिजी उसकी मदद के लिए भागती है। वो एक फायर स्पीयर कास्ट करती है और मॉन्स्टर को पीछे धकेलती है। वो मॉन्स्टर तो जलकर राख हो जाता है, लेकिन और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स चार्ज करते हुए आ जाते हैं। हिजी को अब जल्दी कोई डिसीजन लेना होता है। वो अचानक अपने भाई को कहती है कि रास्ता साफ करो और जुएन को अपने कंधे पर उठा लो। टाइम वेस्ट किए बिना दोनों मॉन्स्टर्स की भीड़ से लड़ते हुए, धमाकों से बचते हुए और हर मुश्किल को पार करते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एक ब्लॉन्ड लड़का उनका रास्ता रोकता है और पूछता है सोच क्या रहे हो, ऐसे ही भाग जाओगे। वो उनका मजाक उड़ाता है कि बिना ढंग से लड़े ही रन कर रहे हैं। हीजी का भाई गुस्से में पूछता है तुम लोग हो कौन। स्पष्ट होता है कि उनका असली काम जुएन से है। वो लोग कहते हैं कि बोझ को छोड़ो और निकल लो यहाँ से। माहौल अचानक बहुत टेंस हो जाता है, लेकिन किम हिजी पीछे नहीं हटती। वो एक और फायर स्पीयर फेंकती है ताकि दुश्मन दूर रहें और फर्मली कहती है कि जुएन को वो नहीं छोड़ने वाली। लेकिन ब्लॉन्ड लड़का उस अटैक को ऐसे स्वॉट कर देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हिजी शॉक में रह जाती है। तभी उसे याद आता है ये लड़का कनाल रेड में भी था। ब्लॉन्ड लड़का स्मर्क करते हुए कहता है तुम तो प्रिटी हो, लेकिन दिमाग थोड़ा कम है। और फिर जैसे ही वो देखता है कि कोई सुन नहीं रहा, वो कहता है अब सबको मारना पड़ेगा और अपनी टीम से कहता है ब्लो इट अप। तभी एक पिंक स्मोक फूटता है
जिससे पास के मॉन्स्टर्स भी रिवील हो जाते हैं। ब्लॉन्ड लड़का अपनी जीत का ऐलान करता है कि फेरोमोन बॉम्ब्स को बार बार यूज नहीं कर सकते, लेकिन अब जो होगा उसे कोई नहीं रोक सकता। अब मॉन्स्टर्स की लहरें जुयन, हीजी और उसके भाई पर टूट पड़ती हैं, बट फिर भी वो दोनों लड़ते रहते हैं, डटे रहते हैं। बीच में जुएन अभी भी अनकॉन्शियस है और उसके शरीर में गहरी जलन महसूस होती है। उसकी स्किन जल रही होती है और माइंड एक फॉग में डूबा होता है, सोचते हुए कि क्या यही उसका एंड है। उसी वक्त जुएन की आंखें खुलती हैं, एक हॉरिफाइंग सीन देखकर। किम हिजी और उसका भाई पूरे मॉन्स्टर स्वार्म को खत्म कर चुके होते हैं, बट दोनों खून से लथपथ और भारी जख्मों में ढके हुए होते हैं। जुएन कुछ समझ ही नहीं पाता और मुश्किल से ये पूछ पाता है कि उन्होंने उसके लिए इतना सब कुछ क्यों किया। उसकी यादें वापस जाती हैं उस वक्त पर जब किम ही ने उसे बोला था कि अगर हालात बिगड़ें तो हज्जी के भाई के पीछे छिप जाना। जैसे ही किम हिजी उसे होश में आता देखती है, वो पूछती है कि क्या वो चल सकता है, लेकिन जुयन उस बात को टालते हुए एक बेशर्म रिक्वेस्ट करता है कि ये सब सीक्रेट ही रखा जाए। ब्लॉन्ड डूड सार्कास्टिकली तारीफ करता है कि उन्होंने कितना अच्छा होल्ड किया, जबकि साथ में उस गुड फॉर नथिंग जुयन को भी घसीटना पड़ा। वो स्मगली बोलता है कि जो अब आने वाला है उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। तभी अचानक जुयन फिर से खड़ा हो जाता है, जिससे किम हयागी चौंक जाती है। उसे तो लगा था कि जुयन के पास अब कोई ताकत बची ही नहीं। ब्लॉन्ड डूड उसकी टूटी फूटी हालत को देखकर मजाक उड़ाता है। उसे पूरा यकीन है कि इसे तो बहुत दर्द हो रहा होगा। जुयन इनकार नहीं करता, वो साफ कह देता है कि हाँ, बहुत बुरा दर्द हो रहा है, लेकिन वो क्रीप तो उसकी चमड़ी उधेड़ने और हड्डियां सड़ने देने का प्लान बना ही चुका है। इसी बीच जुयान अपनी उंगलियां चटकाता है और ब्लॉन्ड डूड हंसता है, सोचते हुए कि अब शायद वो उसकी फायरबॉल के लिए बैरियर रेडी कर चुके हैं। लेकिन जुयान कैजुअली पूछता है, आर यू रियली श्योर अबाउट दैट? और तभी वो अचानक हवा में स्पेल्स की पूरी बारिश कर देता है, जो फायरबॉल्स बिल्कुल भी नहीं लग रही थीं। अब ब्लॉन्ड डूड को शक होने लगता है कि कहीं यही बंदा तो नहीं जिसने मुहम्मद की रिंग चुराई थी। तभी जुयान मीटियर रेन कास्ट करता है और ब्लॉन्ड पैनिक कर उठता है। उसे लगता है कि ये तो पूरी स्क्वाड को मिटा देगा, लेकिन जुयन बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता। वो एक के बाद एक स्पेल्स छोड़ता चला जाता है, जैसे अभी तो वार्म अप चल रहा हो। जमीन पर बड़े बड़े गोल क्रैक्स और स्मैश्ड अप गड्ढे बन जाते हैं। आखिरकार ट्रियो को थोड़ी सी राहत मिलती है और जुयन जमीन पर गिर पड़ता है, बुरी तरह हांफते हुए। लास्ट सेकंड टेलीपोर्ट ने किसी तरह उसे बचा लिया। असल में पिछले आधी रात के बाद जुयन अपने 4 स्किल स्लॉट सेट कर रहा था। उसने फायरबॉल एक्सप्लोजन को ब्लड कॉम्बैट में कॉपी किया था, जिससे एक स्लॉट खाली रह गया। उसके बाद उसने एक वीडियो देखी जिसमें एक बंदा एरो छोड़ते ही एक बॉल्ड आदमी के पीछे टेलीपोर्ट हो गया था। कॉन्फिडेंस की बात नहीं थी, बस स्मार्ट मूव लग रहा था, जैसे किसी इंश्योरेंस की तरह। असल में टेलीपोर्ट एक यूनिक ट्रेट है जो तुम्हें एक टारगेट मार्क करने देता है, और जब तुम कोई स्किल कास्ट करते हो तो तुम उस मार्क्ड टारगेट के साथ मूव भी कर सकते हो। जुयन ने तो मानो जैकपॉट मार लिया। मैस टेलीपोर्ट मिला है उसे, और साथ में कुछ बोनस पर्क्स भी। उसके चेहरे पर खुशी इतनी थी कि वो नाचने ही लग गया। अब प्रेजेंट में लौटते हैं। जुयन कहता है कि वो सब कुछ बाद में एक्सप्लेन करेगा। सब सेटल होते ही किम हाई तैयार हो जाती है उन बेवकूफों के पीछे छोड़े गए लूट को उठाने के लिए। नीचे मौजूद लोग तो पूरी तरह शॉक में थे, उनके मुंह खुले रह गए थे। जमीन पर फैले मैसिव क्रैक्स और गड्ढों को देखकर किसी ने मजाक में बोल भी दिया, लगता है मुहम्मद यहां से चार्ज मारकर निकला था। जुयन भले ही बच गया हो, लेकिन उसे पता है अब कोई ना कोई उसे ट्रैक जरूर करेगा। ब्राइट साइड ये है कि वो अब लेवल 20 पहुंच गया है और उसकी सब ट्रेड्स अनलॉक हो चुकी हैं। उसका स्किल स्टोरेज अब ऑफिशियली एक्टिवेट हो चुका है। कुछ देर बाद किम, हायागी और उसका भाई बैठकर जुयन की बात सुनते हैं। वो उन्हें समझाता है कि स्किल मास्टर क्या होता है। ये एक एक्स क्लास स्किल है जो दूसरों की एबिलिटीज को कॉपी करने देती है। अब सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। उन्हें समझ आता है कि जुयन की वियर्ड हीलिंग, हाई डैमेज और बफ्स सब कॉपीड एबिलिटीज की वजह से हैं। किम हाई पूछती है कि क्या वो उसके या उसके भाई की स्किल्स भी कॉपी कर सकता है। जुयन कहता है कि हाँ, मुमकिन है, बट गियर के बिना टैंक बनना प्रैक्टिकल नहीं है। किम हयागी की आंखों में एक्साइटमेंट आ जाती है। वो सोचने लगती है कि जुयन कितनी दूर तक जा सकता है। जुयन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है कि बाकी डिटेल्स टॉप सीक्रेट हैं। तभी हाई का भाई असली मुद्दे पर वापस आता है। वो पूछता है कि क्या जुयन को कोई अंदाजा है कि उन पर हमला किसने किया। जुयन अंदाजा लगाता है कि वही लोग हैं जो कैनल रेड में थे, और किम हाई का गट फीलिंग कहता है कि वो रेडर गिल्ड से ही थे। अब सब समझाने के लिए किम हिजी बताती है उस ऑनगोइंग रूमर के बारे में। एक ग्रुप है रेडर गिल्ड जो बॉस आइटम्स को कलेक्ट करने के लिए जाना जाता है। जुयन मानता है कि उसकी उनसे पहले भी भिड़ंत हो चुकी है। फिर किम हिजी अपनी पास्ट स्टोरी शेयर करती है। उसे भी इनवाइट मिला था रेडर गिल्ड में, लेकिन एक शर्त पर उसे उनके दिए हुए बॉस आइटम्स यूज करने पड़ते।
जुयान अब सोचता है कि पीके ग्रुप से इनका क्या लिंक है। किम बताती है कि हमलावरों के पास बॉस टियर आइटम्स थे जो बहुत रेयर होते हैं और जिनका ड्रॉप रेट भी लो होता है। एक ही ग्रुप के पास इतने सारे आइटम्स होना सस्पिशियस है। किम हेजी का मानना है कि ये सब किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जिसकी जड़ें और ब्रांचेस पूरी दुनिया में फैली हैं। और सबसे बड़ी बात, उनका लीडर अभी तक एक मिस्ट्री है। अब जब जुयन ऐसे दुश्मनों से भिड़ चुका है तो उसे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना ही होगा। थोड़ी देर बाद जब सब आराम कर रहे होते हैं, जुयन अपने हाल के कारनामों पर सोचता है। सारी इंसिडेंट्स इतनी तेजी से एक्यूमुलेट हो रही हैं कि उसे लगता है उसकी आइडेंटिटी अब एक्सपोज्ड होने ही वाली है और यही उसका सबसे बड़ा डर है। उसे अब और स्ट्रांग बनना ही होगा उससे पहले कि कोई उसकी सच्चाई सामने लाए। फिलहाल तो वो एक ही स्किल पर रिलाई कर रहा है। थैंकफुली उसका स्टेटस विंडो दिखा रहा है कि उसके पास स्किल पॉइंट्स की अच्छी खासी मात्रा है, करीब 30,000 जो उसने डेली क्वेस्ट्स के जरिए कमाए थे। चाहे जो भी हो जाए, जुयन रोज के डेली क्वेस्ट करता रहता है ताकि स्किल पॉइंट्स स्टेडिली बढ़ते रहें। वो 5,000 पॉइंट्स खर्च करता है एक यूनिक सबटेट पैसिव इनकम को लेवल 4 तक ले जाने में, जिससे अब हर 24 घंटे में उसे 1,000 स्किल पॉइंट्स मिलेंगे। सच कहें तो उसे ये आइडिया बहुत पसंद है कि पॉइंट्स खुद ब खुद बढ़ते रहें जब वो आराम से लेटा हो। बाकी बचे पॉइंट्स वो उस स्किल को देता है जिसने उसे सबसे ज्यादा हेल्प की है, ट्रेट ग्रांट। इसे लेवल 3 तक अपग्रेड करता है जिससे अब कॉपीड स्किल्स को 2 यूनिक ट्रेट्स मिलते हैं और वो किसी एक को अप्लाई कर सकता है। भले ही ट्रेट ग्रेड ई हो, एफिशिएंसी में अच्छा बूस्ट मिलता है और ग्रेड डी तो और भी बेहतर होता है। फिर जुयन स्किल स्टोरेज के हाइलाइट्स देखता है। एक कॉपी काउंट यूज करने से वो स्किल को स्टोर कर सकता है और ब्लू ग्रेड इफेक्ट्स ग्रीन ग्रेड से ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन एक बार कॉपी काउंट यूज हो गया तो वो रिचार्ज नहीं होता। काश उसे ये पहले पता होता तो वो ब्लड कॉम्बैट को परमानेंट बना लेता। वीडियो से कॉपीड स्किल्स ओरिजिनल ग्रेड पर ही रहती हैं, वो चेंज नहीं होता। फिर भी जुयन को पता है कि उसे कौन सा स्किल स्टोर करना है। रेजिस्टेंस टू चेंज कॉपी होते ही उसे अनलिमिटेड यूज मिल जाएगा। अब उसके पास रेजिस्टेंस टू चेंज, रेडिएंट पावर और ब्लड कॉम्बैट जैसे किलर स्किल्स हैं। उसका प्लान है इन्हें लगातार यूज करके रैंक अप करना। फिर वो डिसाइड करता है कि कुछ दिन आराम कर ले, लेकिन वो प्लान ज्यादा देर नहीं टिकता। मोहम्मद ट्रियो के पास पहुंच जाता है और जुयन को समझ नहीं आता कि वो यहाँ क्यों है। उसका चिल टाइम एकदम खत्म हो जाता है जब पता चलता है कि मोहम्मद एक्चुअली उसे ढूंढने आया है। वो बताता है कि जुयन के साइको एंटिक्स काफी पॉपुलर हो गए हैं और उसने काफी हलचल मचा दी है, लेकिन अब सब हैंडल हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं। किम हिजी तुरंत पूछती है कि रियल रीजन क्या है। मोहम्मद मानता है कि अटैकर्स एक ग्लोबल लेवल की ग्रुप का हिस्सा हैं, रेडर गिल्ड, और वो ऑलरेडी उनके खिलाफ वॉर में है। उसे कुछ इंटेल भी मिला है कि रेडर गिल्ड अभी गंजाम रिजॉर्ट स्की पर जमा हो रही है ताकि उनके पुराने लीडर का छुपा ट्रेजर ढूंढ सके। मोहम्मद खुद डायरेक्टली मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसकी मूवमेंट से बहुत अटेंशन अट्रैक्ट होता है, जिससे ये मिशन और भी रिस्की बन जाता है। उसकी सेक्रेटरी मीटिंग कट कर देती है और मोहम्मद उन्हें चॉइस देता है, चाहे तो सेफ रहें या दुश्मन को खत्म करें। तभी 2 टीम्स आमने सामने होती हैं जब अचानक एक हाथ सामने आता है, एक स्टनिंग सी औरत जिसके हाथ में रेड ड्रैगन की पूंछ जैसी चीज है। एक बंदा उसे देखकर एक्साइटेड होकर मिस लिन शाओलिंग का वेलकम करता है, लेकिन वो उसे ग्रीट करने की बजाय उसके माथे पर फ्लिक करती है और वो मिसाइल की तरह दीवार से टकराता है। वो उसे कैजुअली डम बास कहती है और बताती है कि उसकी इंटेल पूरी तरह से गलत थी। असल में ओल्ड गिल्ड मास्टर मर चुका है और अब वो खुद रेडर गिल्ड की नई लीडर है। ये सुनते ही सब लिन शाओलिंग को झुककर सल्यूट करते हैं क्योंकि अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो कहती है कि अब से उसे बॉस बुलाया जाए और सारी कंफ्यूजन वहीं खत्म कर देती है। अब लिन शाओलिंग बन चुकी है रेडर गिल्ड की हेड। फिर वो अपने लोगों को बताती है कि 20th फ्लोर तक मॉन्स्टर्स के पैटर्न ट्रैक हो चुके हैं और उन्हें उन मटेरियल्स को सॉर्ट करने को कहती है। वो पूछती है कि ओल्ड मैन्स फैक्शन का क्या हाल है। तभी पता चलता है कि उसके 98% फॉलोअर्स खत्म हो चुके हैं और बाकी जल्दी डील कर लिए जाएंगे। उसे ये सुनकर मजा आता है और वो ऑर्डर देती है कि कोरिया में पड़ा ओल्ड मैन का अनटच्ड ट्रेजर निकाल लिया जाए। लिन शाओलिंग साफ कहती है कि अब पावरलेस बंदरों के अमीर बनने के दिन खत्म हो गए हैं। ये ईरा सुपर पावर्स का है और जो भी बॉस को चैलेंज करके स्पेशल फील्ड पर राज करना चाहता है उसे अपनी ताकत खुद साबित करनी होगी। अब ताज सिर्फ उसी का होगा, लिन शाओलिंग का। दूसरी ओर जुयन पहली बार गंजाम्स रिजॉर्ट में मजे कर रहा है। भले ही वो कोई फन जोन नहीं है क्योंकि वहां मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं, बर्फ साल भर जमी रहती है और कांस्टेंट ब्लिजर्ड्स और स्लिपरी रोड्स ने इस जगह की रेप्यूटेशन खराब कर दी है। किम हिजी बस काम निपटाकर थोड़ा एंजॉय करना चाहती है, जबकि उसका भाई सोचता है कि सिर्फ 3 लोगों का आना फूलिश था। तभी किम हिजी कैजुअली कह देती है कि उसने बॉस आइटम अपने नाम पर बेच दिया था जब वो डिस्पोज हुआ था, जिससे अब वो भी जुयन की तरह टारगेट बन चुकी है।
हाई का भाई साफ नाराज था कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें ही संभालनी पड़ रही है, लेकिन किम हेडी ने उसे रिलैक्स करने को कहा, याद दिलाते हुए कि उनके साथ 3 वेटरन्स हैं जो बहुत कुछ झेल चुके हैं। जुयन को सुनकर शौक हुआ कि उसे वेटरन कहाँ, पर हेडी ने साबित किया कि उसने बॉस रेड और पीके ग्रुप अटैक दोनों में सर्वाइव किया है, तो वो बेहतर टाइटल के हकदार हैं। जैसे ही वे फील्ड की ओर बढ़े, एंजॉय गिल्ड के मेंबर्स ने उन्हें रोका और डेथ थ्रेट्स दी। किम हायागी ने पूछा कि क्या वे यूजर एसोसिएशन के हैं या खुले फील्ड का कोई हक रखते हैं, पर एक बोनहेड ने उसे भगा दिया, कहते हुए एरिया उनका कंट्रोल में है। जुयन को यह बहुत बुरा लगा। उसने सोचा भले ही वो हीरो ना हो, फिर भी उसे अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। बोनहेड ने किम हिजी को मॉक किया और कहा कि आकर उसे गले लगा ले, जो हिजी को चुभा। हिजी के भाई ने अब तक चुप रहना बंद किया। जुयन ने हाथ में फायरबॉल लोड किया, गुस्से में कि कोई उसके सामने तलवार उठाए, और विश्ड कि उसकी ताकत इतनी होती कि वो उसे तोड़ देता। फायरबॉल ने सबका ध्यान खींचा और सबने जल्दी पहचान लिया कि ये वही इन्फेमस साइको है, 2 रोग वेटरन्स और एक टैंक के साथ। जुयन ने डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है कि वो असली कंट्रोल दिखाए। एंजॉय गिल्ड के लोग डर गए, बड़बड़ा रहे थे कि उनकी गिल्ड ने पहले आना था, पर जुयन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फायरबॉल सीधे उन पर फेंका, उन्हें चौंका दिया। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वो साइको ऐसा कर गया। जुयन ने गुस्से में कहा कि अगर वे फिर से आए तो उनकी मौत तय है। किम हेडी और हिजी के भाई ने देखा कि जुयन अब शार्प, कॉन्फिडेंट और डोमिनेट दिख रहा है, पर जैसे ही उन्होंने ये कहा, जुयन का यूजुअल गूफी अंदाज वापस आ गया। उसने जोक किया कि शायद ब्लैकमेल करना ज्यादा उसका स्टाइल है। फील्ड में मॉन्स्टर्स ने एंजॉय गिल्ड के लोगों पर हमला करना शुरू किया, जो एरिया कंट्रोल करके प्रॉफिट कमा रहे थे। अचानक एक फायरबॉल हवा में उड़ता है और एक सफेद क्लोक में आदमी आता है, खुद को हंटर बताता है। एंजॉय गिल्ड का जर्क कहता है कि एरिया आउटसाइडर्स के लिए बंद है, क्योंकि यहां पहले से लेवल 40 प्लेयर्स हैं, और दूसरों को दूसरे फील्ड्स देखने को कहता है। पर सफेद कपड़ों वाला आदमी देखना चाहता है कि कौन निकलता है। उसकी टीम फील्ड में घुसती है, एनिमीज को काटती है और अपना रास्ता बनाती है। ग्रीनहुड माफी मांगता है कि उसे नहीं पता था एंजॉय गिल्ड कैसे चला रहा था। आदमी आदेश देता है कि वे 2 टीमों में बंट जाएं और थ्रेट्स को बिना रुके खत्म करें। उनका लक्ष्य फील्ड के सबसे गहरे और ऊंचे हिस्से तक पहुंचकर इमिटेशन ब्रेसलेट ढूंढना है। जुयन और किम हेडी की रिजॉर्ट आने पर बहुत खुश हैं, लेकिन हेडी का भाई ग्राउंडेड रहता है और कहता है कि रेडर गिल्ड कोई एमेचर्स की ग्रुप नहीं है और उन्हें प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करनी होगी। वे अभी भी एंजॉय गिल्ड और रेडर जिन में फर्क नहीं कर पा रहे। जिन बताता है कि रेडर गिल्ड ट्रेजर हंटिंग में है, न कि मॉन्स्टर एक्सपीरियंस पॉइंट्स में। ये बात जुयन के दिमाग में मिस्चीवस आइडिया जगाती है और वो मुस्कुराने लगता है। वहीं स्की रिजोर्ट में कोई फेरोमोन बॉम्ब फेंकता है और पिंक स्मोक पूरे एरिया में फैल जाता है। सभी चौंक जाते हैं। जल्द ही मॉन्स्टर्स की लहर आती है जो लोगों पर अनस्टॉपेबल टाइड की तरह चार्ज करती है। दूसरी तरफ जुयन और बाकी दूर से ये कियोस देख रहे हैं। जुयन को याद आता है कि रास्कल्स ने पहले भी फेरोमोन बॉम्ब स्किल इस्तेमाल किया था और अब समझता है कि रिसीविंग एंड कितना बुरा होता है। वो थोड़ा स्मग दिखता है। फिर भी हेडी का भाई कहता है कि अभी भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि वे रेडर्स हैं। चैन बड़े आदमी को सिखाते हुए बताता है कि अगर वे मॉन्स्टर्स की भीड़ से नहीं भागते और फिर भी टिके रहते हैं तो या तो वे एक्सपीरियंस फार्मिंग कर रहे हैं या कोई ऐसा काम जो रिस्क लेने लायक है। किम हायागी जोड़ती है कि उनके स्किल यूज से पता चलता है कि हर एक रिकमेंडेड लेवल से काफी ऊपर है। हिजी के भाई को समझ आता है कि एक्सपीरियंस पॉइंट्स के लिए नहीं तो कुछ और वजह होगी। वे उन्हें फॉलो करने का फैसला करते हैं और थोड़ी सी बमबारी भी करते हैं। जुयन एक बॉम्ब फेंकता है जबकि किम हिजी क्वाइटली सोचती है कि क्या जिन पहले से ऐसा था या कुछ चेंज हुआ है। ग्रीनहुड मैप पर लोकेशन मांगता है और केव की ओर बढ़ता है। जुयन की योजना काम कर जाती है और उसे रेडर गिल्ड का ग्रुप मिल जाता है। जियन के पास कुछ खास था जो उसने ऐसे मोमेंट्स के लिए रखा था, पर फिर भी उसे कुछ ऑफ महसूस होता है, जैसे मैसिव एम्बुश प्लान हो रहा हो। वो समझ नहीं पाता कि इतना काल्म क्यों है। अचानक किम हिजी पूछती है कि क्या वो ठीक है। जुयन उसे आराम दिलाता है, कहते हुए कि सोचने का टाइम नहीं है। बाद में उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर्स का इतनी बार अचानक आ जाना बड़ा स्किल है। रिकॉन के लिए वॉलंटियर करना सही चॉइस था। उसका लैकी भी मानता है कि शुरुआत में बहुत लोग थे, इसलिए एक आइटम कैरी करना मुश्किल था। मॉब ने अरेस्ट कर लिया होगा। अचानक सब एक सरप्राइज क्रॉसबो अटैक से चौंक जाते हैं। तीर उड़ते हैं और एक आदमी पूछता है कि वे कौन हैं, झल्लाते हुए कि उसने डॉज किया पर फिर भी हिट हुआ। पता चलता है कि जुयान ने वीकनिंग बो से मारा, जो 3 मिनट तक स्लो और पेन देता है और 30% हेल्थ से नीचे जाते ही 1 मिनट स्टन भी। जुयान सोचता है कि इस आदमी की हेल्थ अभी 30 से ऊपर है, लेकिन वो डिबफ्स महसूस करे बाद में हेल्थ 0 पर खत्म कर देगा। आदमी डरता है और जुयान से रुकने को कहता है, पर जुयान नहीं रुकने वाला। ग्रीनहुड की स्क्वाड रिकॉन टीम से कांटेक्ट करती है
पूछती है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं। उन्हें पता चलता है कि एंट्रेंस पर कांटेक्ट खो गया है, शायद किसी ने हमला किया। ग्रीनहुड सबको अलर्ट करता है कि ट्रेजर को हर हाल में प्रोटेक्ट करना है। जैसे ही वे रश करते हैं, किम हीजी फायर स्टॉर्म अनलीश करती है जो आसपास सब कुछ जला सकता है। फिर अचानक पूरा एरिया एक्सप्लोड हो जाता है और थंडर स्ट्राइक्स गिरते हैं, खासकर ब्लॉन्ड आदमी पर। कोई चिल्लाता है कि टैंकर डेड हो गया और ग्रीनहुड तुरंत कहता है कि मेजेस को जल्दी खत्म करो, पैरालाइसिस खत्म होने से पहले। फिर भी वो स्क्वाड भेजता है सिचुएशन संभालने। अब टैंकर नहीं है। जुयन आगे आता है दिखाने कि वे वीक नहीं है। अचानक वो ज्यादा पावर पुश करता है, रेडिएंट पावर कॉल करता है। ब्लू विंडो पॉप होती है जो रैंडम बफ देती है, स्टैट्स क्रेजी बढ़ाते हुए। ग्रीनहुड सोचता है जुयन का फायरबॉल यूज फूलिश है और उसे लगता है रैंक ई मूव उसकी शील्ड के सामने कुछ नहीं कर सकता। पर जुयन बीच में ही ब्लास्ट करता है और ग्रीनहुड के लैकी को दूर फेंक देता है। वो जायंट फायरबॉल सबको शॉक कर देता है। ग्रीनहुड हिल जाता है, समझता है ये डैमेज कम नहीं है। जुयन कैजुअली डम्बासिस को थैंक्स कहता है कि उन्होंने ट्रेजर उन्हें दिया। फिर वो एक्सप्लोजन अनलीश करता है जो फायरवर्क्स की तरह फूटता है। सफेद कपड़ों वाला आदमी अपनी टीम को कहता है कि यहाँ सब ठीक करो और समिट पर मिलो। पर अचानक दूर से एक बड़ा एक्सप्लोजन सुनता है और जान जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तुरंत आदेश देता है कि सभी ऑपरेशंस बंद करो और सीधे समिट पर आओ।